Assalamu alaikum dear students. Dear students, today we are going to interact AITS paper first physics, right? In which the syllabus was basic mathematics, units and measurements, kinematics, motion in straight line, motion in a plane, right? तो चलिए बेटा आज हम डिस्कस करेंगे जो भी इसमें क्वेश्चंस आए थे। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस के जितने भी प्रिसाइज आप कह सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स पॉसिबल हो वो मैं आपके साथ शेयर करूं विद शॉर्टकट्स। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। पहले बता दूं ये पेपर जो है मॉडरेट लेवल का है, उतना कुछ मतलब आप इसमें अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़े तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर गिवन yx कर्व द वैल्यू ऑफ dy by dx एट अ पॉइंट p विल बी। बेटा यहां पे आप देख रहे हो हमारे पास एक कर्व है, ये उसको टेंजेंट डाला गया है और इस पॉइंट P पे हमें निकालना है dy by dx मतलब स्लोप। अगर मैं देखूं यहां पे इसको मैं कंप्लीट करता हूं, जस्ट चेंज द कलर। सो यहां पे अगर आप देखें इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी 3, तो y कोऑर्डिनेट इसका बेटा 3 है। बट अगर मैं इसका x देखूं तो लग रहा है 5 है, बट एक्चुअली ये 5 नहीं है सर। वजह अब देखिए ये स्टार्ट कहां से हो रहा है सर, ये तो 2,0 से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स इसका जो x कोऑर्डिनेट है बेटा दैट विल बी 5 माइनस 2, दैट मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट जो है बेटा दैट्स इक्वल टू 3। तो स्लोप जो आएगा बेटा वो आएगा y अपॉन x, 3 अपॉन 3, दैट विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। An object is moving along the horizontal path, right? OABO with constant speed. Speed इसकी constant है, मतलब magnitude of velocity जो है बेटा वो constant रह रहा है। अच्छा, then acceleration। अच्छा पहले मैं एक बात acceleration के बारे में बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक्सेलरेशन वो कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट ये आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है। असल में एक्सेलरेशन आ सकती है जो आप बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होती है बेटा डायरेक्शन और एक होता है बेटा मैग्नीट्यूड। सो व्हेन यू से कि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए, तो बेटा दो चीजें अलग अलग हो जाएंगी वेलोसिटी की। क्या हम उसका डायरेक्शन चेंज करें या हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें। सो दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस वेलोसिटी में चेंज लाना है। बट आप वेलोसिटी में चेंज या तो बेटा डायरेक्शन के चेंज करने से लाओगे या तो बेटा मैग्नीट्यूड के चेंज करने से लाओगे। जब डायरेक्शन चेंज होती है द एक्सेलरेशन इन्वॉल्व्ड, यू रिमेंबर दैट सेंट्रीपिटल वो आ जाते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। एंड मैग्नीट्यूड से जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आप देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आप ख्याल रखें। आइए अब एक बॉडी किस में चल रही, एक पाथ में चल रही है, क्या कह रहा है the acceleration of the body while moving along the path OABO is 0। कहता है बॉडी पूरे पाथ पे OA मतलब पूरा OABO इसमें इसके एक्सेलरेशन 0 है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, OA में मैं समझ सकता हूं 0 होगी, क्यों? पहले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो नहीं रहा है, दैट्स कांस्टेंट, और दूसरी बात डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी चेंज नहीं, इट इज स्ट्रेट लाइन। तो इसमें OA में एक्सेलरेशन 0 है। बट ए बी वाले पाथ में, इस वाले हिस्से में मैग्नीट्यूड ऑफ में चेंज नहीं आ रहा है, उस लिहाज से एक्सेलरेशन 0 है। बट बेटा यहां पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डेफिनेटली आप देखेंगे चेंज हो रही है, तो सेंट्रीपिटल वुड बी इन्वॉल्व्ड। कहने का मतलब ये पूरे पाथ में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक डायरेक्शन के चेंज आने से एक्सेलरेशन आ जाएगी। ऑप्शन 1 रॉन्ग। The acceleration of the particle along the path OA and BO is 0। कहता है OA और BO वाले पाथ में, मतलब इस वाले पाथ में और इस वाले पाथ में एक्सेलरेशन 0 है। 100% सही है बेटा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कांस्टेंट और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी इन वाले पाथ में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इट्स अ स्ट्रेट जर्नी, चेंज नहीं हो रही है। सो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज 0। ये वाला ऑप्शन अभी तक सही है। There must be some acceleration along path AB। कहता बेटा along AB, पहले मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करूं, यहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये कह रहा है अगर हम पाथ AB की बात करें, कहता है वहां इस पाथ में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो है। हां जी, इस पाथ में एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल आप कह सकते हो, तो ये ऑप्शन भी सही है। लास्ट वाला बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, यस। सो लास्ट वाला ऑप्शन इसका जो है फाइनल आंसर माना जाएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट हैं, तो बोथ 2 and 3, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35। देखिए रेन जो है, वेलोसिटी ऑफ रेन देकर है VR इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। A woman rides a bicycle with a speed of 12 मीटर पर सेकंड। एक औरत जो है बाइसिकल पे चढ़ी है 12 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पहले हम थोड़े वो बना दे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अभी औरत कहां से जा रही है बेटा? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो है औरत चल रही है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वुमन, यू कैन से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वुमन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन। नाउ द क्वेश्चन सेज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है बेटा, औरत को किस डायरेक्शन में छाता रखना चाहिए। पहले मसला यह है, यहां पे औरत रेस्ट में नहीं है, औरत भी चल रही है, तो यहां पे जो बारिश उसको हिट करेगी एक्चुअली वो करेगी VRB, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट जो वुमेन होगी बेटा, उससे बारिश उसको हिट करेगी। तो ऑल्दो बारिश तो गिर रही है वर्टिकली, लेकिन औरत के चलने से अब जो बारिश उसको हिट करेगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में हिट नहीं करेगी, वो हिट हमेशा करती है बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वुमेन, इस डायरेक्शन में बारिश गिरेगी। हम ये डायरेक्शन निकालेंगे और छाता बेटा इसी एक्सिस के अलोंग होगा, यानी जहां से होगा VRW उसी एक्सिस पे आपको छाता रखना पड़ेगा। आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए VR तो ये है, VW ये है, मुझे निकालना VRW, वो था VR माइनस VW, VR माइनस VW, ये होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वुमेन। तो बेटा अगर ओपन करना चाहिए, जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन, यू गॉट माय पॉइंट। अब हमें ये डायरेक्शन निकालनी किस एंगल पे, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, वर्टिकल के साथ छाता किस एंगल पे रहेगा। तो बेटा क्यों ना मैं ये वाला एंगल निकालूं। हाँ सर ये थीटा निकालिए, कैसे निकाले? शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, सो आई विल जस्ट मूव दिस VW माइनस VW हियर, तो माइनस VW मैंने यहां लाया, ठीक है। माइनस का मतलब यहां पे क्या है? सिर्फ डायरेक्शन। अब जरा इनके वैल्यूज देखो, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेटा 35 और इसका औरत चल रही एट अ वेलोसिटी ऑफ 12, तो ये वाला जो साइड है ये 12 है और ये 35 है। अगर मैं निकालूं tan थीटा, सर tan थीटा जो आएगा वो आएगा फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज 12 अपॉन 35, 12 अपॉन 35, 12 अपॉन 35 लगभग आपका देगा 0.343, 0.343। तो आपका थीटा बन जाएगा tan इनवर्स 0.343, tan इनवर्स 0.343। तो यहां पे सब ऑप्शन 0.343 है। अब क्वेश्चन है कॉस वाला ऑप्शन गलत, कॉस वाला, अब दो बचे tan। अब ये किसके साथ आपने रखना है? विद वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, विद वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। देखो बेटा विद वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ आपको छाता रखना है। टुवर्ड्स ईस्ट का मतलब वो आपने छाता ऐसे रखा ना, आपको रखना है वेस्ट। सो दैट मींस द बेस्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, a girl riding a bicycle with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। एक गर्ल जो है बेटा बाइसिकल चढ़ी है और टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, डन। अच्छा 5 मीटर पर सेकेंड है बेटा गर्ल की वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सीज रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसको देखो, सीज का मतलब है ऑब्जर्व्स, तो दिस नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ दैट। ये कह रहा है उसको ऐसा लगा जब वो बाइसिकल पे चढ़ी, उसको ऐसा लगा सीज कि बारिश जो है बेटा वो वर्टिकली गिर रही है। सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड टू 15। पहले जब 5 मीटर से लड़की चल रही थी उसको लग रहा था बारिश गिर रही है बेटा 5 ये ना वर्टिकली। फिर जब उसने अपनी स्पीड 15 कर दी, गर्ल ने अपनी स्पीड अब 15 कर दी, अब उसको क्या लग रहा है? अब उसको लग रहा है कि रेन अपीयर्स फॉलिंग एट एंगल ऑफ 45। अब उसको लग रहा है कि अब बारिश 45 डिग्री पे गिर रही है।
थोड़ा मैं इसको सिंपल बनाऊं, लड़की रेस्ट में नहीं है, मोशन में, तो जाहिर सी बात है जो वो देख रही है बेटा दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी, अभी जो अम्ब्रेला के केस में किया। अब पहले जब लड़की की वेलोसिटी 5 है, उसको लग रहा है कि बारिश गिर रही है 5 मीटर डाउनवर्ड्स, सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, फिर जब वो अपना 15 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करती है, फिर उसको लगता है बारिश गिर रही है एट एन एंगल ऑफ 45, तो दोनों केसेस में जो उसको लगेगा दैट विल द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन, नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन। याद रखिए दोनों इसमें पहले लग रहा है वर्टिकली, फिर लग रहा है 45 with the vertical. Find the magnitude of the velocity of rain. फिर हमें एक्चुअल जो velocity of rain है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालें मैं आपको बताऊं, सिंपल जो यहां पे लॉजिक आप ऐड कर सकते हो। आई विल ऐड अ स्लाइड। तो देखिए मैं कह रहा हूं गर्ल की वेलोसिटी क्या है टुवर्ड्स ईस्ट, मैं यहां पे डायग्राम बना के रखूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर गर्ल की वेलोसिटी है टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर पर सेकंड, क्यों ना मैं 5 आई कैप लिख दूं, क्या कहते हो, सही है। अब ध्यान से देख बेटा, अब हम कहते हैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन जो वो देकर नहीं है, वही तो निकालना है मैग्नीट्यूड उसका। तो जो रेन है बेटा मुझे नहीं पता एक्चुअली वो वर्टिकली गिरा है या किसी एंगल पे, तो मैं मान के चल रहा हूं लेट अस सपोज वो एंगल पे गिर रहा है एट सम एंगल, वो भी मुझे नहीं पता, बट उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर एक्चुअल में बारिश किसी एंगल पे आ रही है तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, सर दो होंगे। एक तो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन का कौन सा कंपोनेंट, यहां पे मैं लिखूंगा वी एक्स आई कैप और यहां पे आएगा वी वाई जे कैप, आप कह सकते हो ऐसे, यानी रेन के वेलोसिटी के मान के चलिए एक्चुअल में दो कंपोनेंट्स है। अच्छा सर ये कैसे आपको पता कि एक्चुअल में उसके दो हैं, बेटा हो सकता है उसका एक ही कंपोनेंट हो, तो दूसरा वाला खुद ही बेटा बाद में फिर जीरो बनेगा। हम तो एज्यूम करें, लेट अस सपोज कि उसके एक्चुअल वेलोसिटी जो है हमें नहीं पता कहां से आ रही है, कुछ भी, उसके दो कंपोनेंट्स है, सॉल्व करेंगे निकालेंगे दोनों, यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन का एक्स भी और वाई भी। अगर कोई इनमें से जीरो आता है तो बात तो डिस्कशन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसने कहा जब वो चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से गर्ल, तब उसको लग रहा है बारिश गिर रही है वर्टिकली, बारिश उसको लग रहा है, वो कौन सी वेलोसिटी हुई, वो भी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल। बताओ बेटा वी आर जी किसके बराबर हुआ, वो हुआ वी आर माइनस वी जी। जरा ये हम करें वी आर माइनस वी जी, वी आर तो ये है माइनस वी जी, तो बेटा इसमें से ये कटेगा, तो यहां पे आप लिखेंगे वी एक्स माइनस 5 आई कैप, क्योंकि दिस वेलोसिटी माइनस दिस वेलोसिटी, और इसमें तो सिर्फ वी वाई रहेगा, वी वाई जे कैप। ये बना बेटा पहला वाला केस, जब लड़की चली 5 मीटर पर सेकंड से, पहला वाला केस बना ये वाला, ये वाली इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन बनी। अब उसको क्या लगा कि बारिश गिर रही, इस टाइम जो उसको लग रहा है वो ये लग रहा है बारिश गिर रही है वर्टिकली। अगर उसको लग रहा है बारिश गिर रही है वर्टिकली, मतलब उसको ये नजर आ रहा है, तो दैट मीन्स उसके हिसाब से ये एब्सेंट है, यानी ये वाला हिस्सा एक्स वाला हिस्सा बारिश का है ही नहीं, उसको तो लग रहा है वर्टिकली गिर रही है, तो दैट मीन्स ये वाला हिस्सा जीरो है। तो पहले वाले केस में जब उसको लग रहा है कि बारिश वर्टिकली गिर रही है, मतलब उसको ये नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा है, इट मीन्स दैट जो नजर नहीं आ रहा है वी एक्स माइनस 5 जो है वो जीरो है, यानी वी एक्स आपका मिल गया सीधे सीधे 5, पहला वाला हिस्सा। अब दूसरी बात, अब लड़की चल रही है किस वेलोसिटी से, सर अब लड़की चल रही है 15 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल अब बताओ कितनी है बेटा, सर 15 मीटर पर सेकंड, 15 आई कैप। अच्छा अब बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल कितना आएगा, अगर मैं फिर से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट गर्ल निकालूं, वो आएगा दिस माइनस दिस, तो यहां पे बनेगा वी एक्स 15 माइनस 15 आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, दिस माइनस दिस, तो ये बन जाएगा, हां सर बनेगा। अब इस टाइम क्या लग रहा है, इस टाइम लड़की को लग रहा है कि बारिश गिर रही है 45 पे, यानी ये वाली वेलोसिटी है वो जो उसको लग रहा है, और लग रहा है कि ये आ रही है 45 पे। मुझे बताओ इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स है, दो, और बारिश कैसे दिख रही है 45 पे, 45 पे तो तब मुमकिन है ये इन दो का रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट दिख रहा है 45 पे, इट मींस ये दो कंपोनेंट्स बराबर होंगे। जब तक ना एक्स और वाई कंपोनेंट्स बराबर होंगे तब तक रिजल्टेंट 45 पे हो ही नहीं सकता, दैट मींस अब ये वाला इसके बराबर है, यानी वी एक्स माइनस 15 बराबर होना चाहिए बेटा वी वाई के, लेकिन वी एक्स मैंने निकाला है वो तो 5 है, तो यहां पे आप 5 कर दीजिए, 5 माइनस 15 इज इक्वल टू वी वाई, तो ये बन जाएगा आपका वी वाई इज इक्वल टू -10, -10 आपका बन गया बेटा वी वाई।
तो Vx भी मिला, Vy भी मिला। ये हम यहां पे डालें तो क्या मिलेगा, Vx और Vy। सर यहां पे 5, यहां पे -10। आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो रूट ऑफ, तो अब आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन के दोनों कंपोनेंट्स पता है, Vx भी और Vy भी। ये है 5i कैप माइनस 10j कैप। आपको तो मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन बनेगा रूट ऑफ 5 5 25 और 10 10 100, 125 आ जाएगा। देखते हैं बेटा ऑप्शंस में हमारे क्या ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं। 100 रूट ऑफ 125, वो तो बेटा बन गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 रूट ऑफ 5। 5 को अंदर लाइए, वो बनेगा 25। 5 इंटू 25 125, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1 किलोमीटर, एक फाइटर प्लेन है बेटा और वो जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो दिस द फाइटर प्लेन। सो ये जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ कितना, 720 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 5/18 से, आई थिंक ये बन जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, ये बनेगा ये, ठीक है। ये ऊपर से जा रहा है, किसके ऊपर से, एक गन नीचे लगा हुआ है, एक गन है बेटा, कैनन है एक, तो ये बिल्कुल उसके ऊपर से जा रहा है। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, यानी विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल, ये कह रहा है किस एंगल पे गन को जो है रखा जाए। विद द वर्टिकल शुड द शेल बी फायर्ड फ्रॉम द गन विद अ मजल स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे करें 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हिट द प्लेन, आप गन को किस एंगल पे रखेंगे, ठीक है, ताकि बेटा आप प्लेन को हिट कर सको। सर अगर वो वर्टिकली ऊपर से जा रहा है तो हम बिल्कुल सीधे ही रखेंगे और हिट करेंगे। बेटा आप थोड़ा सा गड़बड़ करोगे, क्योंकि प्लेन वहां पे तो, बट दैट्स मूविंग प्लेन, तो बेटा वो आगे भी बढ़ रहा है। तो अगर हम सीधे हिट करेंगे, वो गोली जब तक, वो ब्लेड जब तक ऊपर जाएगी, प्लेन तो आगे निकल चुका होगा। तो यहां पे मसला है, आपको रखना चाहिए इंक्लाइंड, ताकि जब प्लेन वर्टिकली पहुंचे तो बुलेट जब आप इंक्लाइंड थ्रो करोगे, बुलेट भी आगे चलेगी, आगे कहीं ना कहीं वो उसको हिट कर देगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस। देखिए कॉन्सेप्ट सिंपल है। बुलेट की वेलोसिटी मान लो वीबी, वीबी इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, और वर्टिकल के साथ एंगल है बेटा थीटा। वीबी के कितने कंपोनेंट्स है सर, 2 कंपोनेंट्स है, एक है बेटा वी साइन थीटा और एक है बेटा वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। वी साइन थीटा से बुलेट कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हॉरिजॉन्टल, और वी कॉस थीटा से सर वर्टिकल। अच्छा, ये जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड, इससे ये कौन सी जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एरोप्लेन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। सर हॉरिजॉन्टल। तो मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, मैं कहूंगा मान लो टाइम टी के बाद बुलेट ने हिट किया, टाइम टी के बाद, तो मैं कहूंगा जितनी बुलेट ने हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, उतनी ही डिस्टेंस एरोप्लेन ने भी डिस्टेंस कवर करनी जो है आप कह सकते हो की होनी चाहिए, ताकि बुलेट और वो हिट करे। सिंपल लॉजिक। मान लो यहां जाकर इन दोनों ने हिट किया, तो बुलेट यहां पे आकर इसको हिट कर गया। मैं कह रहा हूं जितना एरोप्लेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया इन दैट टाइम हॉरिजॉन्टली, उतना ही बुलेट ने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की होनी चाहिए, तब जाकर वो उसको हिट करेगी। सो दियर डिस्प्लेसमेंट्स along the horizontal axis must be equal. So displacement of bullet along the horizontal axis must be equal to the displacement of aeroplane along the horizontal axis. Am I right? Displacement of bullet along the horizontal axis. How much is the velocity of bullet along the horizontal? Sir, it is v sine theta multiplied by time t. Velocity into time. Velocity is equal to displacement upon time. Velocity into time is the displacement. Is equal displacement of aeroplane. How much is the velocity of that aeroplane? Sir, it's 200. कितने टाइम के बाद वो इसको मिलेगा सर, टाइम t के बाद ये हिट करेंगे, ठीक है। बताओ बेटा t और t क्या हो जाएगा, कैंसल। v चाहिए, v किसके बराबर है 200 डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा अच्छा डिवाइडेड, मुझे एंगल निकालना है तो यहां पे साइन थीटा रख देंगे। साइन थीटा इज इक्वल 200 डिवाइडेड बाय ये v जाएगा नीचे। व्हाट इज v? v is that distance of that is 200, and what is the velocity of bullet? That's equal to dt 400. So it is 200 upon 400. v is the velocity of the bullet which is given as 400 meter per second. 0 0 cancel, 2 by 4 1 by 2 आ जाएगा बेटा।
साइन थीटा 1/2, साइन थीटा 1/2 कब आता है? जब थीटा होगा 30। सो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 4। तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल ये था कि अगर हम बुलेट को वर्टिकली थ्रो करें बेटा, एरोप्लेन तो आगे जा रहा है, तो एरोप्लेन आगे पहुंचा होगा, वर्टिकली बुलेट जाएगी, खामखा जाया हो जाएगी। आपने रखना है वर्टिकल के साथ एट सम एंगल, ताकि बुलेट ऐसे जर्नी ट्रैवल करे। एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं तो बेटा वो कहीं ना कहीं उसको हिट करेगा। कॉन्सेप्ट ये है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी बुलेट ने निकाली होगी उतनी ही निकालना चाहिए एरोप्लेन, तब जाकर वो उसको हिट कर सकता है। बेटा ये है कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट by the bullet along the x-axis in that time t, जब वो हिट करेगा must be equal to the displacement of the aeroplane in the same time along the horizontal axis. At highest point of the projectile, ठीक है, at highest point of projectile possesses velocity only along the vertical direction. बेटा ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये हमारे उस प्रोजेक्टाइल है, हमने एंगल थीटा पे मान लो थ्रो कर दिया इसको। हम सब जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है वो जीरो बनता है। जो भी होता है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी जो होती है बेटा उसके हॉरिजॉन्टल के बराबर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होता नहीं है, यानी Vx इज इक्वल टू u cos थीटा। तो समझ में आया, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो उतना ही है जितना बेटा इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहां पे क्या कहा, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल possesses velocity only along the vertical, only along the horizontal होना चाहिए, तो ये गलत है। At highest point of the projectile, the velocity and the acceleration are parallel. यहां पे जो वेलोसिटी है बेटा वो तो सिर्फ प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे u cos थीटा पे, और जो एक्सेलरेशन है बेटा वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? सर 90। इसने क्या कहा, दे आर पैरेलल। वेलोसिटी जो वहां पे है वो है हॉरिजॉन्टल और एक्सेलरेशन है बेटा वर्टिकल, द एंगल इज 90। इसने कहा पैरेलल। दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2 आर फेक, रॉन्ग। Statement first, when an object follows a circular path at constant speed, the motion of object is called uniform circular motion. कहता है जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे जाए और अपनी स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर एक जगह उसका सेम हो, बेटा ये कहता है उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल सही है, इट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब स्पीड एक बॉडी की इसमें सर्कल में चलते चलते हर एक जगह स्पीड सेम रहे तो दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और याद रहे इस मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है जीरो। मैंने नहीं कहा एक्सेलरेशन जीरो होती है, मैंने कहा टेंजेंशियल जीरो होती है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है? सर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उससे जो एक्सेलरेशन बनती है उसका अभी मैंने नाम बोला था, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही। सर आपने बोला था सेंट्रीपिटल। तो याद रहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल इज जीरो, सेंट्रीपिटल इज नॉट जीरो, यानी नेट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। यू गॉट माई पॉइंट? फिलहाल पहला स्टेटमेंट करेक्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ना बेटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसने ये तो कहा, एक्सेलरेशन तो माना इसने कि हां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट इसने डायरेक्शन गलत दे दी। तो बेटा यहां पे क्या आएगा, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, a body starts from rest and moves for n seconds with uniform acceleration. देखो बेटा, a body starts from rest, what is the initial velocity of the body? सर 0। अच्छा, and moves for n seconds, कितने टाइम के लिए बॉडी चली? सर n सेकेंड with uniform acceleration, और इसकी acceleration बेटा a है। It is velocity after n seconds is v। कहता है n सेकेंड के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। यहां तक सारा समझ आया? The displacement of the body in the last 3 seconds is, in the last 3 seconds is, मुझे एक चीज बताओ बेटा, ये बॉडी यहां से निकली and what was its initial velocity? सर 0। ठीक है, और n सेकंड तक बॉडी चलती गई, n सेकंड तक बॉडी चलती गई, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी इस बॉडी की यहां पे जो वो v है। ये कहता है लास्ट के 3 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस निकाली। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। मान लो n सेकंड्स में जो इसने डिस्टेंस निकाली वो SNF है, पहले मैं वो कैलकुलेट करूंगा। आई विल फाइंड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स। फिर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा बेटा
n-3 सेकंड्स में जो इसने कवर की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन n-3 सेकंड्स, n नहीं n-3 सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल की। तो मुझे बताओ जो डिस्टेंस ट्रेवल की n सेकंड्स में से, उसमें से अगर मैं माइनस करूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-3 सेकंड्स, बताओ वो कौन सी डिस्टेंस होगी? वो वाली डिस्टेंस होगी जो ये बॉडी ट्रेवल करेगी लास्ट के 3 सेकंड्स में। तो क्लियर है सर, इक्वेशंस कौन सी लगेंगे? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो चाहे ये निकालना है, ये निकालना है, यू विल यूज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशंस। आई विल यूज s इज इक्वल जनरल फॉर्मूला ut 1/2 ऑफ at स्क्वायर। ध्यान से आप वैल्यूज देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड मतलब टोटल डिस्टेंस, तो इक्वेशन बनेगी इनिशियल वेलोसिटी है बेटा 0, ये खत्म, 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन a है, कितने टाइम के लिए चला? n सेकंड्स के लिए, बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं निकालूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-3 सेकंड्स, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से n-3 इतने ये में, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 है, 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन अब भी a है, लेकिन अब आएगा n-3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो what will be the answer to my question? Distance traveled in 3. That will be this distance minus this distance would be the answer. So distance traveled in last 3 seconds would be equal distance traveled in n minus distance traveled in n-3. Once I will subtract these two, I will come up with this option number first. तो बेटा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल उतना कुछ खास नहीं, just subtraction, that's it. A particle is moving in a circle of radius r centered at O with constant velocity v, constant speed v, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हर जगह सेम है और बॉडी जा रही है सर्कल में। द चेंज इन वेलोसिटी इन मूविंग फ्रॉम p टू q, आपको निकालना बेटा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड रादर, ये कह रहा है द चेंज इन वेलोसिटी, असल में बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी चेंज इन स्पीड निकालना है जब ये गया P से Q तक, बेटा यहां से यहां तक जब ये गया, एंगल POQ इज इक्वल, ये स्टैंडर्ड एक चीज है, हम पढ़ाते हैं बेटा सर्कल में जब एक बॉडी जाएगी तो 2 पॉइंट्स आपने सर्कल पे लिए, चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आता है डिराइव्ड रिजल्ट है, इट इज अ डिराइव्ड रिजल्ट दैट्स इक्वल 2v sin थीटा बाई 2। ये हमारे पास एक जनरल रिजल्ट होता है, एनी बॉडी विच मूव्स इन अ सर्कल, 2 पॉइंट्स आप सर्कल पे ले लीजिए, व्हाट विल द चेंज इन द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सो 2v sin थीटा बाय 2 जनरल रिजल्ट। So 2, what is the magnitude of velocity? That's v sin, how much angle is it? It has described it 40 by 2, it is 20. So answer is 2v sin of 20, 2v sin of 20, option number 4 is correct. Next, the horizontal range of the projectile is r, ठीक है, horizontal range है बेटा एक projectile का r and the maximum height attained by it is h। पहले मैं बता दूं, अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, जैसे टाइम पीरियड 2u sin थीटा बाई g, मैं लिख के रख रहा हूं 2u sin थीटा अपॉन g, और रेंज होता है बेटा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, जिसको आप लिख सकते हो u स्क्वायर sin 2 थीटा के बदले 2i sin थीटा cos थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है डिवाइड बाई g, और होता है h मैक्सिमम हाइट, वो होता है बेटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं बेटा इंक्लाइनड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अब क्या कह रहे हैं, रेंज है r, मैक्सिमम हाइट है h, अभी तक सब सही जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं a strong wind now begins to blow in the direction of the motion of the projectile, in the direction of the motion of projectile, giving it a constant horizontal acceleration g by 2 under the same conditions of projection, the horizontal range of the projectile now will be। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, नॉर्मली इसका कुछ ना कुछ रेंज होगा, इतना आया समझ, कितना होगा, इक्वेशन लिख दी। अभी कह रहा है जब आपने थ्रो किया तो हुआ क्या, उसी टाइम बेटा एक विंड ब्लो हुई और उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी g by 2 के बराबर, g by 2 दे दी। अब ये बता रहे हैं विंड के चलने से हॉरिजॉन्टली जब इसको धक्का लगा, एक्सेलरेशन मिली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, अब बताओ अब नया रेंज कितना होगा, यानी अब ये कितना दूर जाकर गिरेगा। पहले मैं एक चीज बताऊं, हॉरिजॉन्टली पहले कितनी एक्सेलरेशन थी सर, 0 थी, पहले कोई एक्सेलरेशन थी। व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियली इट वाज यूनिफॉर्म मोशन, बट विंड के ब्लो करने से आपको हॉरिजॉन्टल में भी एक एक्सेलरेशन मिल रही है।
अब बेटा वहां से जो मोशन है, अब वो यूनिफॉर्म मोशन तो बिल्कुल नहीं है, फिर कौन सी है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा मैं अब निकालूंगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूज करूंगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। चलिए बेटा अप्लाई करते हैं, इक्वेशन देखते हैं क्या मिलेगा। ये प्रोजेक्टाइल है, मान लो इसकी वेलोसिटी आपने u दे दी, थीटा पे थ्रो किया, और अब जो है हॉरिजॉन्टल विंड की वजह से इस डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन मिली अलोंग एक्स एक्सिस, कितनी मिली? g/2। मुझे इसका निकालना है, इसका नया रेंज, मतलब ये हॉरिजॉन्टली अब कितना दूर जाकर गिरेगी। लेट्स सपोज ये दूर जाकर गिरी एस एक्स में बताऊंगा, दूर जाकर गिरा, जितना ये दूर जाकर हॉरिजॉन्टली गिरेगा वही तो इसका बेटा ये है रेंज है, नया रेंज है। तो नया रेंज जो है आर डैश वो बराबर होगा डिस्टेंस जितना ये अलोंग अब चलेगा एक्स एक्सिस। बट अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस, पहले बताओ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? सर यू कॉस थीटा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब कौन सी मोशन है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। आई विल यूज इक्वेशन ut प्लस 1/2 ऑफ at²। अब ये बनेगी बेटा व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल? सर u cos थीटा। t के बदले टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जब ये गिरेगा तो t टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन है जहां से प्रोजेक्टाइल जा रहा है। 1/2 a के बदले क्या लिखूं? सर g/2, t² के बदले टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा टाइम ऑफ फ्लाइट इंसर्ट करिए और इसको रिलेट करिए, नए रेंज को रिलेट करिए बेटा ओरिजिनल रेंज के टर्म्स में और मैक्सिमम हाइट के टर्म्स में। आइए करते हैं। इट इज u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u sin थीटा अपॉन g, और यहां पे आएगा प्लस 1/2 ऑफ g/2, ये टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से 2u sin थीटा बाई g, 2u स्क्वायर कर रहा हूं, 2 स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं यहां पे? क्योंकि u sin थीटा यहां पे जो है इट इज t स्क्वायर, दैट इज 2u sin थीटा इसका भी, और यहां पे आएगा g, तो इसका बनेगा बेटा g², 2u sin थीटा बाई g, तो यहां पे बनेगा g²। g एक और एक कटेगा, हां सर कटेगा। और दूसरी बात है बेटा मुझे लिखना है इसको इन टर्म्स ऑफ हाइट। अगर मैं बताऊं u² sin² थीटा बाई 2g, एक काम करता हूं, एक 2 और एक 2 कट करता हूं, एक 2 और एक 2 कट करता हूं, उसे होगा क्या मेरा? ये 2 और ये वाला एक 2 कट करता हूं। अब फील करिएगा, u² sin² थीटा बाई 2g, ये हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा मैक्सिमम हाइट, बनेगा कि नहीं? तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब मैंने किया क्या? u² sin² थीटा बाई 2g, ये हमारा क्या बनेगा? सर मैक्सिमम हाइट बनेगा। लेकिन यहां पे 2 बचा, तो ये तो मैं लिख सकता हूं 2h, सही है। अब ये देखो 2u² sin थीटा cos थीटा बाई g, 2u² sin² थीटा बाई g। हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा रेंज का, जरा बताओ वो क्या? रेंज का देखो, रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा, u² 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। तो क्यों ना मैं एलिमिनेट करूं इसको रेंज के टर्म्स में, तो ये तो सीधे रेंज बन गया हमारा, ये तो सीधे रेंज बन गया हमारा। 2u² sin थीटा cos थीटा, ये बन गया पहले वाला रेंज, जो पहले रेंज था। तो नया रेंज बराबर है ओरिजिनल रेंज प्लस ट्वाइस ऑफ h मैक्स। बहुत ही आसान, या आप कह सकते हो बेसिक क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है कि आप कर क्या रहे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The force of interaction between two atoms is given by F is equal to this, इतना आया समझ? Where x is the distance, k is the Boltzmann's constant, t is the temperature, alpha and beta are constants. The dimensions of beta is, आपको निकालनी बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी? बीटा। अब बीटा कहां है? बीटा यहां पे। हम जानते बेटा अल्फा इंटू बीटा की डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगी, अल्फा इंटू बीटा की डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगी जितनी फोर्स की। वजह यह है जो EXP है एक्सपोनेंट, ये तो डायमेंशनलेस है, ये तो डायमेंशनलेस है, तो ये आ गया। मुझे किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी है? बीटा की निकालनी है। तो बीटा की बराबर होगी फोर्स डिवाइडेड बाय जो अल्फा है। फोर्स की क्या है बेटा? m1L1t-2। अब आपको अल्फा का मैनेज करना है। अल्फा कहां से मैनेज करोगे? अब बताओ एक्सपोनेंशियल में देखो पावर क्या? x² डिवाइडेड बाय अल्फा के टी, अल्फा के टी। तो यहां से अल्फा का बंदोबस्त कर दो। के क्या है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बता दूं आपकी जानकारी के लिए, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला यूजुअली याद नहीं होती, तो याद रखो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होती है एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट टेम्परेचर। एनर्जी की होती है m1L2t-2, और टेम्परेचर की हुई नीचे केल्विन, ऊपर आएगा केल्विन इनवर्स।
दिस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बताओ बेटा, एक्सपोनेंट का ये सारा पावर है, तो ये सारा पावर क्या होगा सर, डायमेंशनलेस होगा। इसका मतलब हुआ ऑल्सो एक्स स्क्वायर अल्फा के टी, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला m0l0t0। अल्फा का बंदोबस्त कर दो, अल्फा का कितना आ जाएगा फिर सर, अल्फा आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो अल्फा का ये है। अब अल्फा की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, L2, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला m1l2t माइनस 3 m1l2t-2, मैंने 3 क्यों लिखा, एनर्जी T-2 केल्विन इनवर्स, तो ये यहां पे आ जाएगा बेटा T-2, ठीक है। और यहां पे अब मुझे क्या लिखना था, इसका केल्विन इनवर्स, मत टेम्परेचर यहां पे 7 है, उसका केल्विन इनवर्स खत्म, तो बेटा वो खत्म हो जाएंगे। इसको ऊपर चढ़ाओ, पहले ये देखो L2 खत्म हो जाएगा, m-1 और T+2 आ जाएगा, इसका ये आएगा m-1 और T+2, ये आ गई डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा की। अब अगर अल्फा की डायमेंशनल फॉर्मूला आ गई बेटा, तो हमें अब बीटा की मिल जाएगी। अल्फा की डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करो यहां पे m1 T+2। अब बताओ बेटा, T ऊपर जाएगा तो T-2 T-4 बनेगा, m-1 बनेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो L1 T-4 वुड बी द आंसर। L1 T-4, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इट इज m0, यहां पे मैंने एक्चुअली स्लाइड जो शिफ्ट कर दी थी, आप इसको देख लीजिएगा। आंसर हमारा आना चाहिए L1 T-4 वुड बी इट्स आंसर। चलिए, if frequency, velocity and density are considered as fundamental units, the dimensional formula momentum will be। units and dimensions में आप पढ़ते हो डायमेंशनल एनालिसिस उसी का। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी निकाली है, मोमेंटम की, जबकि आपने किस किस को माना, स्टैंडर्ड, फोर्स को, वेलोसिटी को और डेंसिटी को। तो आप जानते हैं हम करते क्या, हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कर देते हैं, इक्वलिटी, और यहां पे लगाते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फिर हम इनका पावर लेते हैं बेटा ए, बी और सी, फिर हम ये कहते हैं इस सारे की डायमेंशनल फॉर्मूला, इस पूरे की डायमेंशनल फॉर्मूला जो वो बराबर होनी चाहिए। अब फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, वी की डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब जो आपने वेलोसिटी और डेंसिटी के डायमेंशन वो लिख देंगे आप। ऊपर पावर होंगे ए बी सी अननोन पावर्स, यहां पे पी के पता होंगे, आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला पी पता होंगे, उसमें एम, एल और टी के डायमेंशंस आपको होंगे। नाउ देन यू विल रिलेट दोज, यानी इसका जो m का पावर होगा और यहां से जो m आएगा उसका पावर यू रिलेट एंड यू विल फाइंड a। इस तरीके से a जब मिलेगा, इस तरीके से आप निकालोगे, बाद में पावर रिलेट करने से b निकालोगे, फिर पावर रिलेट करने से c निकालोगे। एक बार ये पावर्स आपको मिल जाएंगे तो वो पावर्स उल्टा इसी में यूज करिए और आपको p का आंसर मिलेगा। व्हेन यू सॉल्व इट एंड यू विल गेट ऑप्शन नंबर 4। ये बेटा बेसिक 0 लेवल क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पहले इस इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं, हर एक डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर रिलेट करते हैं बेटा डायमेंशंस को इक्वेट करते हैं एंड वी फाइंड a, b and c। insert a, b, c in the same equation, you will get the final formula। वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, आपको बताना इनमें से कौन सा वेक्टर इस वेक्टर को परपेंडिकुलर है। देखो बेटा, जब परपेंडिकुलर दो होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इनमें से जो इसके साथ डॉट करके 0 बनाएगा वो भी इसको परपेंडिकुलर। जरा ये इसका और इसका डॉट करो, i और i1, j और j1। पहला आएगा ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी आएगा ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन ये माइनस आएगा, ये बेटा प्लस आएगा, तो ये और ये इनका डॉट 0 हो जाएगा। अब इसका और इसका देखते हैं, 1/a कैंसल, ये बनेगा cos थीटा साइन थीटा, ये भी बनेगा cos थीटा साइन थीटा, j और j 1, लेकिन b और b कैंसल, लेकिन ये माइनस है प्लस है, तो बेटा ये भी डॉट प्रोडक्ट 0 दे रहा है। 5k का इसके साथ डॉट ऑब्वियसली वो 0 होगा, क्योंकि इसका i और j 0 है बेटा, तो ऑल ऑफ दीज यानी इन सब का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0, या आप ये भी कह सकते हो इनका डॉट प्रोडक्ट क्योंकि 0 है तो ये आपस में परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनैलिटी के लिए डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है दो वेक्टर्स का, तो मान के चलिए जब दो वेक्टर्स का डॉट 0 आए वो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है, टेक पॉजिटिव z एक्सिस,
जेड एक्सिस फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। द करेक्ट मोमेंटम हाइट का डायग्राम आपको बताना है। मोमेंटम वर्सेस, देखिए आपने एक बॉडी को क्या करा, वर्टिकली थ्रो अप करा, तो आपको उसकी मोमेंटम की वेरिएशन बतानी है, सही से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, किसके विद रेस्पेक्ट, हाइट के विद रेस्पेक्ट। सर हमें मोमेंटम वर्सेस हाइट का तो पता नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन हमें वेलोसिटी और हाइट का पता है। बताओ बॉडी को थ्रो किया, कौन सी मोशन है सर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्चुअली इट्स मोशन अंडर ग्रेविटी। We can use three equations. We can relate velocity and height. We can relate velocity and height. Then from that equation we can relate momentum and height. तो आइए बेटा, we know v square minus u square is equal to 2as. You got my point? So अब मुझे बताइए, ये तो velocity और s मतलब डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी h, मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं, तो बताइए v स्क्वायर किसके बराबर आया सर, ये तो आया 2ah प्लस u स्क्वायर, आए कि नहीं, मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, हाँ सर आ गया। ये किस किस के बीच में रिलेशन है सर, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा मोमेंटम में लाने के लिए m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, m से नहीं क्योंकि v स्क्वायर है, m स्क्वायर से, तो ये बनेगा mv का होल स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर ये v स्क्वायर तो बन गया होल पावर, ये बनेगा 2m स्क्वायर ah, और ये बनेगा प्लस mu का होल स्क्वायर, ठीक है। m स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई को किया, कुछ खास नहीं। m भी मोमेंटम होता है, ये बनेगा p स्क्वायर, लेकिन कौन सा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही आएगा 2m स्क्वायर ah, और ये क्या बनेगा हमारा सर, ये बनेगा हमारा मोमेंटम, mu इज मोमेंटम, लेकिन कौन सा, इनिशियल। यू कैन रिलेट इट विद, अगर मैं इसको रिलेट करूं, अगर आप इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मोमेंटम वर्सेस h का अगर आप देखेंगे रिलेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक, यानी ग्राफ होने वाला है पैराबोला, ऑब्वियसली। अच्छा, इनमें से ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो बिल्कुल नहीं है। अब ये दो पैराबोला है बेटा, बताओ बेटा विद हाइट, जब पहले बॉडी ऊपर जाएगी विद हाइट, मोमेंटम क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज, सर डिक्रीज होगी। और इनिशियली जब h 0 है, ये टर्म खत्म, फाइनल मोमेंटम मतलब उस टाइम जो मोमेंटम है वो इनिशियल के बराबर है। दैट मीन्स व्हेन h 0 मोमेंटम है, व्हेन h 0 मोमेंटम है, और कौन सी मोमेंटम है, पॉजिटिव। सो व्हेन h इज 0, व्हेन h इज 0 मोमेंटम है और पॉजिटिव है, ये दिखा रहा है मोमेंटम है, पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे ये देखो एरो हेड इसके ऊपर देकर है, तो इनिशियली ये ऐसे दिखा रहा है, ये इनिशियल मोमेंटम दिखा रहा है बेटा नेगेटिव, ये दिखा रहा है इनिशियल मोमेंटम। देखो ग्राफ का मोमेंटम का वेरिएशन देखो, ग्राफ के ऊपर एरो हेड डाल के, तो इस ग्राफ का इनिशियल ये हुआ, इस ग्राफ का इनिशियल ये हुआ, ये दिखा रहा है इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव है, ये दिखा रहा है इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव है, एंड वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट इनिशियल मोमेंटम इज पॉजिटिव। सो बेटा उस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली इट इज पॉजिटिव और पैराबोलिक ग्राफ है, तो बेटा आपका 4th वाला ऑप्शन 100% इसका करेक्ट हो जाएगा। When h is 0 मोमेंटम इज देयर एंड इज पॉजिटिव। इस ग्राफ में बस ये गड़बड़ है, इस दूसरे वाले में इसका एरो हेड देख लीजिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम में दिखा रहा है नेगेटिव, वो बेटा गलत है इसमें, बाकी ये सही था। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ x रेज पावर a रेज पावर x इज, ये तो बहुत बेसिक आप क्वेश्चन मान सकते हैं, तो कैसे सॉल्व करें, x रेज पावर a रेज पावर x, इसको मैं यहां पे स्लाइड ऐड करूं, हमें इसका चाहिए x रेज पावर a रेज पावर x, इसका डेरिवेटिव। तो यह हमारे पास एक फंक्शन है, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, हमारे पास होना चाहिए x रेज पावर समथिंग, है ना, एक्स क्यूब या एक्स रेज पावर ए, लेकिन यहां पे एक्स रेज पावर ए रेज पावर एक्स है। तो एक काम करिए, पहले आप सबसे पहले लॉन या लॉग, जिसको मैं यहां पे यूज करूं, लॉग दोनों साइड से ले लीजिए, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज पावर ए रेज पावर एक्स। यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगी लॉग ऑफ m रेज पावर n, तो ये नीचे आ जाएगा, a रेज पावर x नीचे आएगा, लॉग ऑफ x आगे बेटा ये चीज। अब डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट x, तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करूं d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y, यहां भी डिफरेंशिएशन करूं d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स रेज पावर दिस, तो ये बनेगा यू नो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x 1 बाई x, तो ये आएगा यहां पे x नहीं है, ये आएगा 1 बाई y, वेरिएबल्स अलग है, इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी dy बाई डी एक्स, यहां तक होप्स हो कि कोई दिक्कत नहीं होगी, इज इक्वल यहां पे बनेगी बेटा m इंटू एन, लॉग ऑफ m इंटू एन, m को बाहर रखो, a रेज पावर x को, डिफरेंशिएशन करो बेटा लॉग x की, और फिर log x को बाहर रखिए,
प्लस लॉग एक्स को बाहर रखिए, डिफरेंशिएशन होगा ए रेज पावर एक्स की। होप कि आपको ये समझ है। अब ये y को इधर लाइए तो dy बाई डी एक्स, जो कि आपको चाहिए, आंसर इज y। लेकिन y खुद किसके बराबर है सर? x रेज पावर a रेज पावर x मल्टीप्लाइड बाई ये चीज। सो यहां पे a रेज पावर x, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, तो यहां पे सिर्फ a रेज पावर x प्लस log ऑफ x ऐसे बेटा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज पावर x, डिफरेंशिएशन a रेज पावर x इज a रेज पावर x log a रेज पावर x log a। तो बेटा ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, x रेज पावर a रेज पावर x इनटू a रेज पावर x प्लस log x a रेज पावर x log ऑफ a। तो ये बेस्ट ऑप्शन जो है आपका कौन सा रहेगा? इसको देखकर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्टली। आप x रे, ये जो x है बेटा नीचे, इसको आप ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है फिट बैठ रहा है, ए रेज पावर एक्स एक्स माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्स रेज पावर माइनस 1 यहां पे कौन सा है? ओ सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाय x। तो यहां पे जब 1 बाय x लिखोगे x ऊपर चढ़ाओगे, ये x माइनस 1 मेरा यहां पे मिसिंग आ रहा था, दैट्स व्हाई आई वाज लिटिल a bit concerned कि क्या हुआ, x रेज पावर माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाय x, x ऊपर चढ़ाओ x माइनस 1, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट ग्राफ ऑफ 4x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज, इनमें से पहले तो ये बात है, हाँ ये दूर से दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का, बस स्लोप चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन और इंटरसेप्ट कौन, उसके लिए इसको सुधारना पड़ेगा। आपकी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। एक काम करो, सिर्फ y को यहां पे सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सिर्फ y इधर रखो, बाकी इधर शिफ्ट करो, 3y इज इक्वल 4x इधर जाएगा माइनस 4x, 1 इधर जाएगा माइनस 1, y का कोफिशिएंट 1 बना दो तो ये बनेगा माइनस 4/3, यहां पे आ जाएगा x, 3 नीचे गया और यहां पे आया माइनस 1/3। अब इसको रिलेट करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन यहां पे बेटा माइनस सी है, इसका मतलब है यहां पे स्लोप जो है वो आपका है नेगेटिव, स्लोप है नेगेटिव। तो बेटा इस ग्राफ का स्लोप और इस ग्राफ का स्लोप जो है बेटा वो नेगेटिव है, ठीक है, इसका भी नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं है। अब बचे ये 3। दूसरी बात इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव किस एक्सिस पे? y एक्सिस पे, y एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट इनमें से किसका है? इसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ये गलत है, इसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ये गलत है, इसका नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई करा। एक तो y का इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव आ रहा है, जो कि हमें दिख रहा है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज नेगेटिव, और दूसरा स्लोप इज नेगेटिव, दोनों ये चीजें सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व y इज इक्वल दिस एंड x इज इक्वल दिस इन द इंटरवल 0 to b। बेटा आपको एक इक्वेशन देकर एरिया अंडर द कर्व बताना है, लिमिट्स देकर। हम जानते हैं इंटीग्रेशन गिव्स अस दिस, डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स अस द एरिया अंडर द कर्व, तो आपको इंटीग्रेशन से इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे अगर मैं इंटीग्रल ऑफ y dx करूं बेटा, उस वही हमें देगा, हमें एरिया अंडर द कर्व अंडर द प्रॉपर लिमिट्स 0 to b, है ना, 0, b। चलो इसको कैसे सॉल्व करें हम? इनिशियल लिमिट्स आएंगे 0 0 और फाइनल लिमिट्स है बेटा ऑन द एक्सिस ऑन द इंटरवल 0, b। ठीक है, जरा y का वैल्यू यहां पे डालो, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर dx, 3 बाहर जाएगा, ये बनेगा बेटा x³ 3 और 3 कटेगा, x³ के ये डालिए इनिशियल एंड फाइनल, व्हाट आर द इनिशियल 0 0 एंड फाइनल आर 0, b। एक सेकंड, इट शुड बी ऑन द एक्स इन द इंटरवल 0 to b होना चाहिए, इट्स नॉट कामा, तो ये होना चाहिए 0 to b, 0 to b, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, b का क्यूब इज द आंसर, सो b³ इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये यहां पे इंटरवल थोड़ा कॉमा आ गया, कॉमा नहीं आया बेटा, सो आई वाज जस्ट कंसीडरिंग ना 0 0 to 0, b, सो मैं ऐसे लिमिट सोच रहा था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये असल में ऐसे है, इट्स लिमिट इज 0 to b, तो x चेंज हो रहा है 0 से लेकर b तक, विच वाज बट ओबियस, फिर भी आई वाज कंसर्न्ड। सो इंटीग्रल ऑफ दिस आपको बताना है किसके बराबर है, वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस b, ये तो स्टैंडर्ड ही हम पढ़ाते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, इसको आप x मान लीजिए, इंटीग्रेशन 1/x log x आएगा, तो लिख दीजिए log ऑफ x, वो आएगा ax प्लस b,
बट ये तो x था ही नहीं, आपने पूरा माना x, तो डिफरेंस यानी इंटरनल डिफरेंशिएशन यहां पे मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि इट इज इंटीग्रेशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड होगी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, बी की डिफरेंशिएशन 0, ए एक्स की a आएगी तो नीचे a आएगा 1 बाई ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, 1 बाई ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस आएगा सी इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट है। If vector a is equal to this, b is equal to this are functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other. दो फंक्शंस दिए, दो एक आप कैसे वेक्टर्स दिए, ये बताना किस टाइम के बाद वो आपस में, नहीं किस टाइम पे नहीं, वही बताना है। देन द वैल्यू ऑफ टी, हाँ किस टाइम पे ये आपस में हो जाएंगे परपेंडिकुलर। तो बताओ अगर दो वेक्टर्स हो कब होंगे परपेंडिकुलर, पहले बताओ परपेंडिकुलर अगर हमें तो डॉट प्रोडक्ट 0, इनका डॉट करते हैं, देखो डॉट करो i विद i j विद j, यहीं पे सॉल्व करो तो ये बनेगा cos ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और प्लस हो जाएगा sin ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2, ये बन गया हमारा डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, आप कह सकते हो मैंने निकाला। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो बताओ ये डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, सर 0 होना चाहिए। पहले बताओ ये किसका एक्सटेंशन है, ये किसका एक्सटेंशन है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये है बेटा cos ऑफ a माइनस b का एक्सटेंशन, a यहां पे ओमेगा टी और b यहां पे बेटा ओमेगा टी बाई 2, ओमेगा टी अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b, ये cos ऑफ a माइनस b जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसका एक्सटेंशन है बेटा। अब देखो, अब मुझे बताओ cos ऑफ दिस, इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो क्या आ रहा है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल 0, थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए कि 0 आ जाए, सर 90 होना चाहिए, व्हेन cos ऑफ व्हेन थीटा इज 90, तब तो लिखो ना, तो आप ये कहो ये होना चाहिए असल में इतना एंगल, ये जो सारा एंगल है ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी बाई 2, इट्स माइनस बाय द वे, जब ये बराबर होगा 90 के, दैट्स पाई बाई 2, तब तो ऐसा होगा कि ये 0 आ जाएगा। हाँ सर, 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, ओमेगा टी बाई 2 किसके बराबर, पाई बाई 2 जब बराबर होगा तब जा बेटा इस तरीके से हो जाएगा। हाँ सर 2 और 2 कैंसिल करिए, ठीक है, तो बताओ टाइम किसके बराबर है, पाई बाई ओमेगा वुड बी द आंसर टू माय क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2। मैंने कुछ करा नहीं, दो वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, दैट्स इट। चलो, if V denotes the potential difference across the plates of the capacitor of capacitance C, the dimensions of CV square, अगर आप जानते हो कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं ना बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम कहते हैं बेटा that is 1/2 of CV square, there's a formula there 1/2 of CV square, 1/2 की कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, तो CV square जो है बेटा CV square ये तो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एनर्जी m1L2 T-2, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। If A and B are two physical quantities having different dimensions, then which of the following can denote a new physical quantity? पहले ये बताओ, अगर इनके डायमेंशंस अलग हैं, ना सब्ट्रैक्शन होगा ना एडिशन होगा, बेटा सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिर्फ उन क्वांटिटीज का होता है जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगी, तो बेटा ना एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन। अब क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है बेटा, डिवीजन हो सकता है, हाँ दो डिवीजन में, तो अब आपका दूसरा और फोर्थ आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम ये जो फोर्थ है वो ई रेज पावर ए बाई बी है, ए बाई बी तो सही है बेटा, बट ई रेज पावर, अब ई क्या है, एक नंबर है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट विल बी ए प्योर नंबर, तो बेटा न्यू फिजिकल क्वांटिटी आपका दूसरा आएगा ए बाई बी। ए बाई बी जस्ट लाइक से फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट और टाइम, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, अलग अलग। अगर मैं डिवीजन करूं तो बेटा आपको वेलोसिटी मिलती है, आपको v मिलता है बेटा, हाँ सर मिलता है। तो बताओ अगर ये e रेज्ड पावर s बाई टी होगा तो बेटा ये तो डायमेंशन लेस हो जाना चाहिए, मान के चलिए तो डायमेंशन लेस, सो दैट्स व्हाई न्यू फिजिकल क्वांटिटी के लिए e इसके सेहत के लिए सही नहीं है, e से ये नंबर बनेगा ना कि फिजिकल क्वांटिटी। चलो आ जाओ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई इन द रिलेशन। देखो हमें इसके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने, ठीक है, उसके लिए जरूरी है ना a और b, c की डायमेंशनल फॉर्मूला पता होनी चाहिए, a की डायमेंशनल फॉर्मूला पता होनी चाहिए और b की पता होनी चाहिए। जब इन तीन की पता होगी फिर डिवाइड कर दो, आंसर मिलेगा।
उसके लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ ये लंबा सा। अब क्या कहा है, एंगुलर वेलोसिटी देखो, y है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, और ये है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, सब देकर इतना कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं c की बात करूं, c की डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, मुझे बताओ c रूट ऑफ t, इतना जो ये अलग पार्ट है, b इंटू टी अलग पार्ट है, और a तो बिल्कुल अलग पार्ट है, ठीक है। कॉस ऑफ ओमेगा टी, इतना तो डायमेंशन लेस है बेटा ओमेगा टी, क्योंकि ये कॉस के साथ है। फिलहाल मैं आपसे कहूं सी की डायमेंशन और फॉर्मूला कैसे निकालें, मैं कहूंगा सी रूट टी की डायमेंशनल फॉर्मूला वही होनी चाहिए जो y की, वो तो L1 है, तो c की मिल गई बेटा L1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी। अब t तो हुआ t रेज पावर 1, ऊपर बनेगा 1/2, ऊपर चढ़ा दो तो ये बनेगा L1 t रेज पावर -1/2। डायमेंशनल फॉर्मूला c का बंदोबस्त हो गया। इस पार्ट की डायमेंशनल फॉर्मूला y के बराबर है। a का बंदोबस्त करते हैं, a की डायमेंशनल फॉर्मूला सीधे l के बराबर, यानी a की डायमेंशनल फॉर्मूला L1 के बराबर है, a भी मिल गया। अब b का बंदोबस्त करते हैं, b इंटू टी की डायमेंशनल फॉर्मूला y के बराबर, तो b इंटू टी की डायमेंशनल फॉर्मूला l के बराबर, तो b का मिल गया L1t-1। अब मुझे बताओ आपको किस किस का आप पता है, सर a का, c का और ये। अब इसमें डालो, c के बदले डालो L1 t रेज पावर -1/2, और बेटा डिवाइडेड बाई a के बदले क्या डालोगे, a का आएगा L1 और b का क्या आएगा बेटा, b का आएगा L1t-1, ये बनेगा L2 ऊपर जाएगा L-1 t रेज पावर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 100% करेक्ट, बात खत्म, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। The temperatures of two bodies are measured by thermometer. टेम्परेचर एक बॉडी का इतना है, एक बॉडी का इतना है। ये लास्ट वाला हिस्सा क्या होता है, ये वाला प्लस माइनस दैट एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस, आपको इन दो टेम्परेचर्स को माइनस करना है, बट ये सिंपल टेम्परेचर्स नहीं, इनके साथ एरर्स भी हैं। अच्छा, करना क्या है, डिफरेंस। तो बेटा जो इनके रियल पार्ट्स है वो तो सीधे ट्रू पार्ट से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना है। 50 में से 20 गया तो 30 आया, मैं डेल टी निकाल रहा हूं, इज इक्वल, अच्छा प्लस माइनस। अब एरर वाला पार्ट है, क्या उसमें भी डिफरेंस होगा, नहीं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, सो दैट मींस एरर यहां पे 0.5 प्लस 0.5, ऑल्दो प्रोसीजर इज सब्ट्रैक्शन, वो सिर्फ रियल में होगा, एरर्स विल बी एडेड। जब भी आप दो क्वांटिटीज जिनके एरर्स साथ हो, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, ये दो प्रोसीजर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बेटा याद रखो एरर्स आर ऑलवेज एडेड, मीन पार्ट्स के साथ वही करना जो एक्चुअल होगा। तो यहां पे 0.51 आ जाएगा, सो द बेस्ट आंसर इज 30 प्लस माइनस 1, 30 प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, a particle moves so that its position vector is given by, ठीक है, इतना देकर है, which of the following is true, velocity and acceleration both are perpendicular। देखो सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर देकर है r, अब अगर r देकर है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इसके साथ रिलेट करने हैं डायरेक्शन वाइज, लाइक दैट, तो पहले हम तीनों निकालेंगे, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी, ताकि हमें समझ में आए किस में कितना एंगल बन रहा है या कैसे रिलेशन है। r बराबर है बच्चों cos ऑफ ओमेगा टी आई कैप, एक्स कैप मतलब आई कैप, प्लस साइन ओमेगा टी, और ये यहां पे आएगा जे कैप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी कैसे आएगा, इसकी एक डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी माइनस साइन ओमेगा टी, साइन इंटरनल डिफरेंशिएशन वो तो ओमेगा आ जाएगा, और साइन का आएगा कॉस ओमेगा टी, इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा आ जाएगा। होप कि आपको समझ में आए, यहां पे आ जाएगा आई कैप, यहां पे आएगा जे कैप, उसमें कोई इश्यू नहीं है, इंटरनल डिफरेंशिएशन से ओमेगा बाहर आ रहा है। एक्सेलरेशन अगर निकालूं, साइन का कॉस आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा साइन का कॉस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है। अच्छा, इंटरनल डिफरेंस ओमेगा, एक और ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, माइनस तो एज इट इज आएगा, ठीक है। अब यहां पे गड़बड़ हो जाएगा, कॉस का क्या बनेगा सर, कॉस की डिफरेंशिएशन साइन बनेगी, तो यहां पे लेकिन माइनस आएगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यहां पे आएगा जे कैप, यहां पे आएगा आई कैप। इतना आया समझ, हाँ सर बिल्कुल समझ आया। एक काम किया जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाला जा सकता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर को, अंदर जो बचेगा वो बनेगा कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स माय आर। एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, कहता है
कौन कौन? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसको परपेंडिकुलर आर को। दिमाग से काम लो। जरा मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या मिला? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है, माइनस टाइम्स ऑफ आर का मतलब एक्सेलरेशन और आर जो है बेटा वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है, लेकिन मसला ये इसके साथ माइनस है बेटा। माइनस का मतलब है दैट मींस एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू आर। ठीक है, जहां से आर एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट, सो दैट इज माइनस ऑफ आर। तो बेटा परपेंडिकुलर का तो सवाल ही नहीं है कि हां वेलोसिटी का देखा जा सकता है इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर, बट इसने कहा ना एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। ना बेटा दोनों परपेंडिकुलर आर को नहीं है। दूसरा ऑप्शन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, बोथ आर पैरेलल टू आर। अब ये तो इसके पैरेलल है, एंटी पैरेलल ही मानो चलो, बट वेलोसिटी इसके पैरेलल है या नहीं, उसके लिए बेटा आपको देखना पड़ेगा कहीं ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। ठीक है, इनमें कैसे एंगल निकाले, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, एक बार देख लो ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर इनका डॉट 0 आया तो ये परपेंडिकुलर है। जरा देखो इसका आई विद आई 0 1 जे डॉट जे 1, इसका आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये बनेगा बेटा प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा के साथ ये टर्म पॉजिटिव ये टर्म नेगेटिव। ये तो इनका डॉट तो सीधे 0 हो रहा है, इसका मतलब है आर इज परपेंडिकुलर टू वी, आर इज परपेंडिकुलर एंड ए इज पैरेलल, यू कैन से एंटी पैरेलल लाइक दैट। तो ये क्या कह रहा है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल, बोथ पैरेलल नहीं है, आर इज परपेंडिकुलर टू वी, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। हां जी ये सही है। एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन लिखने का बड़ा अच्छा तरीका है, यानी एंटी पैरेलल जिसको आप कहोगे ना। देखो आर कैसे मेजर किया जाता है, आर तो होता है पोजीशन वेक्टर, स्टार्ट कहां से होता है? ओरिजिन से। तो बेटा आर की डायरेक्शन अगर ये, तो बेटा ये कह रहा है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, वही हुआ ना एंटी पैरेलल। ये ऑप्शन इसका 100% सही है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, यहां तक तो सही है। एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आप अवे फ्रॉम द ओरिजिन बोलोगे इसका मतलब है एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन हुई जो बेटा आर की, लेकिन हम दिखा चुके हैं नहीं, एक्सेलरेशन इज अपोजिट। ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 particles A, B, C are thrown from the top of the tower with the same speed. A is thrown up, B is downwards. एक सेकंड, टॉवर है, A is thrown up, B is thrown downwards, ये A है, B is thrown downwards and C is thrown horizontally. C को हमने horizontally throw किया। अच्छा, 3 particles from the tower with the same speed, same speed से, तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी सबको u मिली। They hit the ground with the speed VA, BB, VC respectively. रिलेशन बताना है। जब इन्होंने ग्राउंड को हिट किया तो ये वेलोसिटीज है। मैं आपको बताऊं, ये हम एक क्वेश्चन कराते हैं डायरेक्टली अपनी इनमें नॉर्मल क्लासेस में। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 3 बॉडीज को ऐसे थ्रो किया, एक को ऊपर, एक को नीचे, एक को हॉरिजॉन्टली, किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेंगे? ऑप्शन है कि मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी है जिससे वो हिट करेंगे बेटा, दैट वुड बी द सेम। इसमें मतलब अनडाउटली इट्स द स्टैंडर्ड रिजल्ट। बट फिर भी अगर मैं आपके लिए डिराइव करना चाहूं तो देखो, ये बॉडी कहां गई सर? ऊपर की तरफ। इसने हिट किया ग्राउंड को विद वेलोसिटी VA। अगर मैं वो VA निकालूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS 2GS। तो यहां पे आएगा माइनस 2G, S के बदले आएगा हाइट ऑफ द टावर, मान लो H। ये यहां से ऊपर जाएगा फिर यहां तक वापस आएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुई, इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ H है बेटा, यहां पे माइनस, तो इसकी v बन गया रूट ऑफ, ये उधर जाएगा u प्लस बनेगा और ये आएगा माइनस 2gh। ये है वो वेलोसिटी जिससे A ने ग्राउंड को हिट किया, A ने ग्राउंड को हिट किया। अब जरा देखो B ने किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बेटा u डाउनवर्ड्स है, चाहे u प्लस हो या माइनस हो, बेटा ये तो u स्क्वायर है, ये तो यहां पे ऐसे रहेगा, इसको भी तो u से ही थ्रो किया था, सबको u मिला था ना, ठीक है। u स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, और कितना नीचे इसकी डिस्प्लेसमेंट है, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट h ही है। इसको ऊपर भेजने से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा क्यों नहीं हुई? बेटा यहां से पहले ऊपर जाएगा फिर वापस तो आएगा ना, तो यहां तक आते आते इसकी डिस्प्लेसमेंट उतनी वही है, दैट इज 0। जो भी इसकी डिस्प्लेसमेंट वो यहां से ऑनवर्ड्स है, दैट इज h। यहां से निकालो v इज इक्वल u स्क्वायर, इधर भेजो प्लस, सॉरी माइनस, यहां पे हो जाएगा 2gh।
अब यहां पे फिर से देख लो, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर है। अब अगर मैं इसका निकालूं, इसकी वेलोसिटी, जरा बताओ, जब ये गिरेगा, ये वाला प्रोजेक्टाइल जब गिरेगा, ऐसे गिरेगा, तो इसकी जो यहां पे वेलोसिटी होगी, ये थोड़ा इंक्लाइनेड गिरेगा। इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे इस वेलोसिटी के सर? दो, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, यानी यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी, मैं इसकी बात करूं, आई विल जस्ट मेक सम स्पेस। दो का तो देख लिया कि बराबर आ रहा है, अब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, लास्ट वाले केस में मैं इंटरेस्टेड हूं। इसका देखो, मैंने कहा ये ऐसे गिरेगा, एट सम वेलोसिटी हिट करेगा इसको ना, ग्राउंड को विद सम वेलोसिटी हिट करेगा। उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स और वाई। मैं कहता हूं जो वी एक्स कंपोनेंट है वो यू के बराबर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, दैट वुड रिमेन अनचेंज्ड। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, सर वो तो जीरो है। फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं निकालूं, v इज इक्वल v स्क्वायर, फिर से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s, बट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y तो जीरो है, तो यहां पे आएगा माइनस टू, a के बदले g और s के बदले h। ये बनी बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी, लेकिन क्या? v y स्क्वायर। अब मुझे बताओ, टोटल जो वेलोसिटी जिससे इसने हिट किया वो तो v है, वो इन दो का बेटा वेक्टर सम है, वो v इसका आ जाएगा रूट ऑफ दिस स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर, प्लस दिस स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी v स्क्वायर ही है। वी वाई, अगर मैं स्क्वायर इधर ले जाऊं तो वी वाई मिला ना इसका स्क्वायर, तो मुझे वी वाई स्क्वायर लिखना है। वी वाई स्क्वायर सीधे आएगा माइनस टू जी एच। अब मुझे बताओ, इसकी भी वेलोसिटी फाइनल आपको नहीं लगता उतनी ही आई जितनी आई ए और बी की? तो वही ए और बी और सी की वेलोसिटीज बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू द, यानी ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज आप कह सकते हैं इनकी देकर है। किस किस की वेलोसिटी देकर है? ये है बोट की वेलोसिटी और ये रिवर की वेलोसिटी। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट रिवर, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वो हुआ वी बी माइनस वी आर। तो बेटा आपको कुछ करना नहीं है, इन दो वेलोसिटीज को सीधे सब्ट्रैक्ट करना है। जरा दिस माइनस दिस यहीं पे जुबानी करेंगे, ये बनेगा प्लस, ये भी बनेगा प्लस, 3 और 3 हुआ 6, 4 और 4 हुआ बेटा 8, तो बेटा यहां पे बन गया 6i 4 and 8j, 6i 8j। जुबानी हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड। The speed of a body moving with a uniform acceleration u, the speed is doubled, the speed is doubled while covering a distance। देखो देखो, एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास u है, जब इसने डिस्टेंस ट्रैवल की s, तो इसकी स्पीड डबल हुई, मतलब यहां आते आते इसकी वेलोसिटी बन गई 2u के बराबर। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। Speed of a body moving with uniform acceleration is u, initial velocity, acceleration constant है, कितनी है वो देकर नहीं है, but it is constant, ठीक है। और अच्छा, this speed is doubled, ये स्पीड डबल हो गई बेटा, 2 गुना बन गई जब इसने डिस्टेंस s कवर की, इतना आया समझ। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर मैं निकाल के रखूं इस क्वेश्चन में, वो कितना आएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो बेटा rate of change of velocity, what is the final velocity? It is 2u. What is the initial velocity? It is u divided by total time taken, मान लो s। ऐसे अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम मुझे देकर नहीं है, एक्सेलरेशन निकालने का दूसरा तरीका आएगा, क्योंकि s देकर है डिस्प्लेसमेंट, आई विल यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। मैं चाहता हूं मैं बंदोबस्त करूं एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी सर 2u, इनिशियल वेलोसिटी सर u, है ना? तो बट यहां पे आएगा स्क्वायर, यहां भी आएगा स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2as 2, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तो s कवर की है, टाइम से बच गए, s देकर 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सो इट इज 3u स्क्वायर, 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। ये हमारा बन गया आई थिंक एक्सेलरेशन, ये हमारा बन गया बच्चों एक्सेलरेशन, ठीक है। अब चलो आगे, व्हेन इट कवर्स एन एडिशनल डिस्टेंस s, इट स्पीड वुड बी। देखो अब क्या कहता है, जब इसने s डिस्टेंस निकाली, देखो यहां से इसने शुरू किया, व्हाट वाज द वेलोसिटी u, s के बाद इसकी वेलोसिटी 2u बन गई का, अब और s अगर एडिशनल निकाले, अब बताओ यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी? मुझे बताओ, मैं यहां से यहां तक टोटल जर्नी अगर लूं, हाउ मच वुड बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट? सर दैट इज 2s। फाइनल वेलोसिटी निकालनी, इनिशियल u लेना, एक्सेलरेशन ये लेना, बात खत्म। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो तो ये है, इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन के बदले मैंने मेहनत की है 3u स्क्वायर बाई 2s, और बेटा 2as के बदले आप लेना बेटा 2s। सर हम 2s क्यों ले? मैं यहां से यहां तक जर्नी कर रहा हूं ना, तो बेटा यहां पे 2s गया, 2 3 6u स्क्वायर, और ये बना 7u स्क्वायर, 7u स्क्वायर ऊपर से बेटा रूट चढ़ेगा, रूट ऑफ 7u आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। A particle is moving such that its position coordinates are this
its position coordinates are this at t is equal 0, this at 2 seconds, these coordinates at this. देखो एक बॉडी यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, बताता है t is equal 0 पे ये कोऑर्डिनेट्स थे, t is equal 0 पे ये कोऑर्डिनेट्स थे। क्या कोऑर्डिनेट्स थे जरा देखो, t is equal 2, 3 कोऑर्डिनेट्स थे। फिर कितने टाइम के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड्स इट्स कोऑर्डिनेट्स कहां गया यार, खो गया। आफ्टर 2 सेकेंड्स ये 6, 7, इसके 2 सेकंड के बाद कोऑर्डिनेट्स है, 2 सेकंड के बाद। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स है 13 एंड 14, कितने टाइम के बाद, टाइम 5 सेकंड के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए, इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए 13, 14। अच्छा निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल 0 टू t इज इक्वल, एवरेज वेलोसिटी बताओ खुद ही क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन टोटल टाइम। मुझे बताओ, इसने मुझे दिया है यहां पे, ये बना इनिशियल पोजीशन, ये बना बीच में कोई, और ये बना फाइनल। मुझे क्या करना बीच वाले से, मुझे चाहिए नेट डिस्प्लेसमेंट। तो सीधे करो ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल देगा नेट डिस्प्लेसमेंट। टाइम लेना 5, तो यहां पे जुबानी करो, 13 में से 2 गए तो कितना बना बेटा 11, यहां पे 11 बना, ठीक है। अच्छा 14 में से 3 गए, 14 में से 3 गए, ठीक है, तो वो कितना बना, वो भी बना 11 सर, 11 बन गया वो भी। सो फाइनल माइनस इनिशियल की बात करो, सो 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम, वो तो बेटा 5 है। अब बताओ कॉमन क्या निकलेगा, 11/5, अंदर क्या आएगा आई प्लस जे, देखो 11/5 आई प्लस जे, इसको तो हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना मासूम क्वेश्चन। तो याद रखो बीच में कोऑर्डिनेट से कोई हमारा नहीं जाएगा। वी एवरेज की फॉर्मूला होती है जब कोऑर्डिनेट्स देकर होते हैं बेटा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P प्लस Q, हमें P प्लस Q एंड P क्रॉस Q के बीच में निकालना। पहले बताओ दो वेक्टर्स है P और Q, अगर मेरे पास यहां पे एक और पेन होता, शायद पेंसिल मिल गया मुझे, एक सेकेंड, छोटा सा, ठीक है मैनेज कर लो। मान लो ये दो वेक्टर्स, ये P है ये Q है, समझो ये दो वेक्टर्स ऐसे, दीज आर टू वेक्टर्स P एंड Q, मैं इनको प्लेन में बिठा रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर ये P है ये Q है, P क्रॉस Q एक ऐसा वेक्टर होगा P क्रॉस Q जो P को भी परपेंडिकुलर Q को भी, ये मानते हो? P क्रॉस Q एक ऐसा वेक्टर है जो P को भी परपेंडिकुलर और Q को भी। अच्छा दूसरा हुआ है P प्लस Q, P और Q इनका रिजल्टेंट बीच में गई। अब P प्लस Q जो है वो उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें P और Q उसी प्लेन में लाई करेगा, लेकिन P क्रॉस Q उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ आपस में उनके बीच में एंगल कितना, 90। सो द आंसर इज π/2, बिल्कुल सही, बात खत्म। The maximum and minimum values of the expression this are, इसका मैक्सिमम और मिनिमम। पहले देखो ये किसकी फंक्शन, सर कॉस की। कॉस का वैल्यू अगर ज्यादा से ज्यादा डालोगे आंसर आएगा कम से कम। कम से कम क्यों आएगा, क्योंकि माइनस है, उल्टा काम करेगा। तो कॉस का वैल्यू +1 डाल दो तो 4 - 2 2 आएगा, ये इसका मिनिमम वैल्यू आया क्योंकि आपने कॉस का मैक्सिमम डाला। इसी तरीके से अगर मैं मैक्सिमम चाहूं तो कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 डालो, माइनस इंटू 2 ये बनेगा +2, तो 4 + 2 6, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका बेटा 6, 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। Now, if the radius of spherical bubble starts to increase with time as r is equal to 0.5 t, कहता है एक स्फेरिकल बबल है, ये इसकी रेडियस है। अब रेडियस जो है वो चेंज हो रही है, दैट्स गोइंग टू चेंज विद टाइम, द रिलेशन इज 0.5 t। इस तरीके से रेडियस इसकी विद टाइम चेंज हो रही है। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम, समझो इसका वॉल्यूम v है, आपको ये निकालना है dv/dt, वेयर v इज वॉल्यूम, ये निकालना है। रेडियस इस तरीके से टाइम से चेंज हो रही, निकालना ये है। अच्छा विद टाइम, किस टाइम पे आपको बतानी है फिर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का रिजल्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, लेकिन किस टाइम पे आंसर बताना है, 4 सेकंड पे। पहले मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड रेडियस, सर 4/3 πr³, ठीक है, तो मैं कहूंगा इट इज 4/3 πr³, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो जब मैं रेट ऑफ चेंज निकालूंगा कांस्टेंट में रेट चेंज नहीं आएगा, दे आर 0, तो इनमें तो रेट हम लेंगे नहीं। अब बचा किस में, सर आर में, तो बताओ बेटा कैसे मैं रिलेट करूं इसमें। अच्छा सॉरी मैं एरर्स के साथ हूं, इट्स नॉट एरर क्वेश्चन, सॉरी आई हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ये देख कर मैं अलग उसमें हूं बेटा, एरर नहीं आता है, इट्स नॉट एरर। वॉल्यूम मुझे मिल गया और मुझे ये निकालना, सो इट विल बी d/dt ऑफ वॉल्यूम का यहां पे डालो ये 4/3 πr³, करो बेटा डिफरेंशिएशन, 4/3 बाहर,
पाई बाय, ठीक है। आर क्यूब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट दैट 3r स्क्वायर आ जाएगा इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ आर डी आर बाई डी टी, क्योंकि आपने इस आर को टी माना, वेरिएबल्स बेटा डिफरेंट थे, तो ये आएगा इसका आंसर। अब देखो ये आंसर में क्या लिख सकता हूं यहां पे, देखो आर भी चाहिए हमें, डी आर बाई डी टी हमें चाहिए, आर देकर है ना हमें। पहले बताओ आर का वैल्यू किस टाइम पे, 4 सेकंड पे कितना आएगा, सो वो 2 आएगा 4 सेकंड पे। आर एट 4 सेकंड्स विल बी इक्वल टू, आर एट 4 सेकंड्स, 4 सेकंड्स विल बी इक्वल टू 2, मैंने 4 डाला यहां पे, वो मिल गया। आर को अब बंदोबस्त हो गया, 4 डालो, 4 4 16, 3 3 कैंसिल हो गया, 16 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई, ये आएगा। और यहां पे बेटा डी आर बाई डी टी का इंतजाम करना, आर तो ये है, इसका डी आर बाई डी टी अगर मैं निकाल, इसकी डिफरेंशिएशन करूं वो 0.5, तो इसके बदले 0.5 आएगा, और इसके बदले अभी मैंने बताया 2 का वैल्यू डालेंगे। द मोमेंट यू विल सॉल्व दिस इट विल कम टू 8 पाई यूनिट्स, जो कि दूर से ये दिख रहा है 8 पाई आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट, तो बहुत आसान। डी आर बाई डी टी 0.5, इसकी डिफरेंशिएशन अगर मैं टाइम के साथ 0.5, आर का वैल्यू मैंने निकाल दिया, 4 सेकंड पे 2 है, तो यहां पे बन जाएगा 2 to the 4 2 8, 4 8 और 3 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5, वो आपका 8 पाई यूनिट्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट। The sum of the series this to infinity is, पहले ये देखो ये सीरीज कौन सी है, we have geometrical, arithmetic and harmonic, बट मुझे जो ये दूर से नजर आ रहा है टू मी इट इज geometrical. Why it is geometrical? देखो क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो जो है बेटा वो सेम रह रहा है। जरा सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म रेशियो कितना आएगा सर, 1/3 आएगा, रेशियो आएगा 1/3। अगर मैं थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई ये करूं वो भी 1/3 आएगा, दिस टर्म डिवाइडेड बाई दिस टर्म, सो रेशियो जब दो कंसेक्टिव टर्म्स में चेंज ना हो बेटा तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट जो नंबर्स का सम होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए होती है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस 1/3, ये बनेगा 2/3, उल्टा करके 3/2 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, The length of the rectangular plate is measured by a meter scale. एक बेटा रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेट। देखो इसकी लेंथ हमने मेजर करी है मीटर स्केल से, और लेंथ कितनी मिली इसकी 10,0 सेंटीमीटर। सर 10 ही लिख दो, 0 क्यों लिख रहे हो बताता हूं, आप पहले ध्यान से देखो 10,0 सेंटीमीटर। अच्छा, इट इज विड्थ इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। जो इसकी विड्थ है ना बेटा वो वर्नियर कैलिपर से आपने मेजर की और वो आ रही है 1.00 सेंटीमीटर, ठीक है। द लीस्ट काउंट ऑफ द मीट, अच्छा इसने तो खुद ही बता दिया, वो खत्म ही हो गया वो जो मैंने सरप्राइज रखा था। असल में अगर आपको देकर होंगे वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज, और एरर वाला हिस्सा, सॉरी लीस्ट काउंट देकर नहीं होगा, जिसको आप मीन एब्सोल्यूट एरर है वो अगर नहीं देकर है, तो बेटा डेसिमल पॉइंट्स के बाद जितने आपके डिजिट्स होंगे बेटा उनको माना जाता है उन नंबर्स का, उन वैल्यूज का लीस्ट काउंट। जैसे इसका डेसिमल के बाद कितना 0 है सर, एक डिजिट है ना, एक डिजिट है 0, सो दैट मींस इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1, यानी इसका 1 है। इस तरीके से इसके कितने हैं सर 2, तो इसको लिखा जाएगा इसका लीस्ट काउंट है 0.01, सो लाइक दैट, ऐसे गिना जाता है। तो इसने वही लिखा है द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल इज 0.1, जो मैंने आपको बोला अप टू दिस डेसिमल के बाद 0.1, और इसका कितना आएगा, डेसिमल के बाद 2 0 हैं तो आपको डेसिमल के आप इसमें लिखोगे 0.01, मतलब ऐसे ये इनका लीस्ट काउंट माना जाता है। डेसिमल के बाद जो जीरोस हैं दोज विल बी कंसीडर्ड एज देयर लीस्ट काउंट। कैसे 0.1, 0.01, दो है। अच्छा, मिनिमम पॉसिबल एरर, अब यहां पे वो वर्ड लिखा है जो बहुत कम क्वेश्चन, रेयर क्वेश्चंस में होता है। हम यूजुअली कहते हैं फाइंड द एरर, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द परसेंटेज एरर। लेकिन जब हम एरर करते हैं ना बेटा, हम हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम एरर पॉसिबल। दिस इज द रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है मिनिमम, बताओ मिनिमम पॉसिबल एरर। तो बताओ जब हम एरर्स निकालते हैं हम क्यों कहते हैं ना एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एक्चुअली एरर्स आर ऑलवेज एडेड टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। बट व्हाट इज द क्वेश्चन, मिनिमम पॉसिबल एरर, यहां पे ऐड नहीं होगा, यहां पे बेटा सब्ट्रैक्शन होगा इस वर्ड की वजह से, क्योंकि ये कहता है एरर्स में कम से कम एरर बताओ, प्लस होता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर माइनस मिनिमम पॉसिबल एरर। नाउ देखो एरर का क्वेश्चन है, इन द क्वांटिटी विल बी, आपको बताना इसमें कितना एरर आ सकता है। बताओ बेटा किसमें एरर निकालना है
एरिया में। जरा एरिया को रिलेट करो लेंथ और ब्रेड्थ से, तो हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है बेटा इसमें, एक सेकेंड, विड्थ, मैंने विड्थ गलत दिखाई, विड्थ ये नहीं है, मैं मोटा ही समझ रहा था, दैट विल बी थिकनेस। विड्थ इसकी जो है बेटा वो देकर है, सॉरी, विड्थ ये हुई मतलब ब्रेड्थ, थिकनेस होती है मोटाई, विड्थ देकर है, दैट्स इक्वल टू कितना, कितना देकर है विड्थ, 10 और 1 इज मेजर्ड बाय 1.00 इसकी विड्थ है। चलो लेंथ इंटू ब्रेड्थ या विड्थ जो है बेटा वो सेम है, जो मैंने लिया था दैट इज थिकनेस, वो अभी नहीं है क्योंकि एरिया निकालना है बेटा। अच्छा मैं सोच रहा एरिया में थिकनेस कैसे आ गई, ठीक है, नो इट्स विड्थ, सो मैं ही थोड़ा ये सोच रहा था। चलो अब निकालना है एरर, तो डेल ए बाई ए, इसके बाद लिखें डेल एल बाई एल। अब बताओ क्या लिखोगे, शैल आई राइट प्लस और शैल आई राइट माइनस, नाउ आई टू राइट माइनस, डेल डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ये मैं निकाल रहा हूं फ्रैक्शनल एरर इन द एरिया। जरा डेल एल बाई एल, डेल एल मीन एब्सोल्यूट एरर, अब कहां से लाओगे, वही जो आपने कहा ना इनका लीस्ट काउंट है वही इनका है बेटा। लेंथ में कितना है बेटा 0.1, लेंथ में है बेटा 0.1, और खुद लेंथ का एक्चुअल वैल्यू कितना है, लेंथ का एक्चुअल वैल्यू है 10। इसी तरीके से इसमें कितना आएगा, विड्थ में माइनस, विड्थ में कितना है एरर, इट इज 0.01, 0.01, और डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू, दैट्स 1। अगर आप देखोगे ये भी 0.01 आएगा, ये भी 0.01 है, 0.01 माइनस 0.01, द एरर इज 0, सो इसमें एरर जो है बेटा वो 0 है। चलिए नेक्स्ट, इफ द टाइम पीरियड t of the vibration of liquid drop depends on surface tension, बेटा टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन, it depends on the radius, it depends on the density, it depends on the density. How they depend, I will raise the power a b c, ऐसा क्वेश्चन शायद दूसरा के तीसरा था, फिर वही बताना था एस्टैब्लिश द रिलेशन, बेटा वही ए बी और सी निकालना, कैसे, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर कर दोगे, m1 l1 t1 में सब लाओगे, इक्वेट करोगे पावर्स, एक बार ए बी सी मिले वापस इसमें डालो ए बी सी, आपकी फाइनल रिलेशन बन के तैयार है। प्रोपोर्शनल को एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी से रिमूव किया जाएगा, एंड वही डायमेंशनल कांस्टेंट आपको के फॉर्म में नजर आ रहा है। बाय द वे ऑन सॉल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 81.4 grams of sample of ethyl alcohol contains this grams of water. The amount of pure ethyl alcohol to the proper number of significant, देखो देखो देखो, आपके पास एक सैंपल है, उसका टोटल आप कह सकते हो इतना ये मास है 81.4 ग्राम, उसका टोटल मास है, m total is equal to this। उस सैंपल का जो टोटल मास है, उस सैंपल में कितना अल्कोहल प्रेजेंट है, उसमें इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल उसमें प्रेजेंट है 0.002 ग्राम्स, इतना अल्कोहल प्रेजेंट है। अब क्या कहना है, द अमाउंट ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल टू द प्रॉपर नंबर ऑफ, अच्छा देखो, सॉरी ये अल्कोहल इसमें नहीं है, इस इथाइल अल्कोहल में इतना वाटर है, इतने ग्राम्स ऑफ सैंपल ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन्स दिस ग्राम्स ऑफ वाटर, तो प्योर इथाइल अल्कोहल कितना है, टोटल मटेरियल का इतना मास है, उसमें से इतना वाटर है, तो बताओ अल्कोहल कितना है, दिस माइनस दिस, तो आंसर इज मास ऑफ अल्कोहल विल बी इक्वल टू 81.4 माइनस 002। अब बताओ ये टफ क्यों है सर, सब्ट्रैक्शन करेंगे बस हो गया, बेटा प्रॉब्लम ये है सिग्निफिकेंट प्रॉपर फिगर्स लेनी है। अब सवाल यहां पे ये है हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखें, याद रखो रूल हम पढ़ाते हैं, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन होता है तो एडिशन के सॉरी डेसिमल के बाद कौन सा ऑपरेशन, कॉपी पे नोट करके रखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, जब भी दो क्वांटिटीज में ऑपरेशन होता है, डेसिमल के बाद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होते हैं। सर स्मॉलेस्ट कहां से ढूंढे, जिनका आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो उनमें से देखो आफ्टर डेसिमल सबसे कम कौन सा है, जरा इस वाले नंबर में आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है सर, एक,
इसमें बताओ आफ्टर डेसिमल कितने हैं सर 3, इनमें से सबसे कम क्या है 1, दैट मींस जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी आफ्टर डेसिमल आपको अप टू 1 प्लेस ही जाना पड़ेगा मिनिमम। ये रूल कब वैलिड है बेटा, ये रूल आफ्टर डेसिमल सबसे मिनिमम वाला रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर मैं इस हिसाब से देखूं आफ्टर डेसिमल 3 है तो बेटा गलत है, आफ्टर डेसिमल 2 है ये भी गलत है, इसमें आफ्टर डेसिमल है ही नहीं ये भी गलत है, आफ्टर डेसिमल 1 रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। The position of the particle at time t is given by relation, ये देकर where v naught is a constant, v naught a constant and alpha greater than 0, the dimensions of v naught and alpha are, ऐसा एक्सपोनेंशियल में पढ़ा चुका हूं, ध्यान से सुनो बेटा, हमें v naught और alpha के डायमेंशंस निकालने। पहले मैं एक चीज बताऊं, v naught alpha अंदर लाओ यहां पे, तो यहां पे इक्वेशन से अंदर लाने की जरूरत भी नहीं है, v naught by alpha की डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगी जो x की। अब प्रॉब्लम ये वी नॉट और अल्फा दोनों अननोन है, तो बेटा एक लाओ, तो ई रेज पावर अल्फा टी लिखा है, सो इसका मतलब हुआ अल्फा और टी की डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 है, इट शुड बी m0 l0 t0। अब यहां से बंदोबस्त कर दो अल्फा का आएगा t-1, अब अल्फा t-1 यहां पे डालो t-1 और l1, तो ये बनेगा l1 t-1, l1 t1 आ गया t-1 v नॉट का और t-1 आ गया इसका। अब देखो जो ये सही है वही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बात खत्म। एक्सपोनेंट का जो पावर होता है वो पूरा पावर एक्सपोनेंट का जितना टोटल पावर है वो डायमेंशन लेस होता है। चलिए, the pressure P, volume V of gas are related as this, K is a constant, the percentage change in the pressure for decrease of this much in volume। देखो बेटा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, PV raised power 3/2 is equal to K, K is a constant, ठीक है। आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन द प्रेशर, इसमें निकालना है परसेंटेज चेंज, जबकि इसमें देकर है वॉल्यूम में देकर। पहले देखो इनको प्रोपोर्शनलिटी में लाओ, तो दैट मींस इसको नीचे लाना पड़ेगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v रेज पावर 3/2। अब इसको ऊपर लाओ, P इज इक्वल टू, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v रेज पावर -3/2। अब बेटा एरर्स यहां पे लगेंगे, प्रोपोर्शनलिटी आनी चाहिए, इट वाज टेकन ऑन दैट साइड, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द प्रोपोर्शनलिटी, देन यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला एरर्स का, del P by P into 100 is equal to -3/2 del V by V into 100। ये देकर है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम देकर है बेटा, कितना देकर है 0.5 यहां पे लिखा है, सो इट इज -3/2 into 0.5। अच्छा तो बेटा ये सॉल्व करेंगे, 3 5 15, ये आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2 0.75 माइनस के साथ, ऑप्शन नंबर वेरी गुड। यहां पे एक सेकंड जस्ट 1 सेकंड, एक चीज है, वॉल्यूम को क्या किया, द परसेंटेज चेंज द प्रेशर फॉर अ डिक्रीज ऑफ दिस है, ये गड़बड़ है बेटा। आंसर दो आ रहे हैं, 0.75 ये भी है, 0.75 ये भी है, बट कौन सा आंसर सही है? जब मैंने इसको सॉल्व किया मुझे मिला -3/2 del V by V into 100, बट यहां पे देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, द परसेंटेज चेंज द प्रेशर निकालना है, फॉर ये वर्ड बहुत खतरनाक है, डिक्रीज, यानी del V by V into 100, आपको डिक्रीज दिखाना है 0.5, एंड डिक्रीज दिखाना पड़ेगा माइनस से, -0.5। अब बताओ फॉर्मूला के बाहर माइनस से माइनस प्लस वाला आंसर सही होगा, सो मैंने इसमें गड़बड़ कर दी थी, ये बेटा इसका आंसर आएगा 0.75 मैंने बोला ये आंसर है, बट द प्रॉब्लम वाज दैट दो ऑप्शंस थे आपके, इनमें से कौन सा सही है चेकआउट। यहां पे वॉल्यूम में डिक्रीज दिया हुआ है, सो बेटा del V by V खुद माइनस आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 1/5, ठीक है, सेकेंड्स। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 seconds. What is the percentage error in the measurement of time? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। मैं आपको बताऊं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है, लीस्ट काउंट देकर, ठीक है, लीस्ट काउंट हमें देकर, लीस्ट काउंट मतलब आप ऐसे समझो एब्सोल्यूट एरर देकर है, एरर देकर कितना देकर है 1/5, ठीक है, तो ये तो देकर है। अब मुझे निकालना है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो मुझे निकालना है del T by T into 100, ये मुझे निकालना है। परसेंटेज एरर इन टाइम अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, del T खुद क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये तो एरर रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको नहीं लगता ये 1/5 देकर है? हाँ सर देकर है। टाइम कितना देकर है बेटा,
25 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। वैसे 100 से मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि इसने परसेंट लिखा है, तो यहां पे इसको सॉल्व कर दो, दैट इज द आंसर। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो यार, ये इसका आंसर हो गया। बात आई समझ क्या करना है? सो ये इसका आंसर हो गया। 25 ऊपर जाएगा 25, 5 20, ये बनेगा 4, तो बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5, आपका आंसर आ जाएगा 0.8। सो ये देखो बेटा, देखो चाहिए क्या, चाहिए क्या, ये क्वेश्चन ये पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम? मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, इतना तो मैं जानता हूं ना, लिखने का तरीका तो आता है ना। अगर टाइम है, टाइम हुआ टी, चेंज इन टाइम हुआ डेल टी बाई टी हुआ बेटा फ्रैक्शनल चेंज। इसी को हम बोलते हैं ना बेटा एरर बी, एरर इन द टाइम, है ना, फ्रैक्शनल एरर इन द टाइम। ये तो मैं लिख सकता हूं, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि इसने परसेंटेज का मैंने कहा इंटू 100। इसी के वैल्यूज डालो। देखो डेल टी रिप्रेजेंट करेगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, वो देकर है 1/5, टी देकर है बेटा 25, वो भी डाला, 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। तो जो इसने बोला वही इसका आंसर है। दैट मींस दिस क्वेश्चन इज आंसर टू इटसेल्फ। लिखना आना चाहिए, डेल टी के बदले 1/5, टी के बदले 25 इंटू 100, बात खत्म। चलो, Spherometer has 100 equal divisions marked along the periphery of the disk, and one full rotation of disk advances on the main scale by 0.01 centimeters. Find the least count of the system. पहले मैं एक चीज बताऊं, ये जो कह रहा है ना, one full rotation of the disk, स्फेरोमीटर आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, तो स्फेरोमीटर में हमारे पास सर्कुलर स्केल होती है, पढ़ा है बेटा, ये होते हैं बेटा स्फेरोमीटर एज 100, ये बन गए मेन स्केल डिवीजन जो यहां पे आ गए, MSD मेन स्केल डिवीजन जो आ गए वो 100 डिवीजन आ गए। और ये जो कह रहा है एक रोटेशन एडवांस करता है कितना, 0.01, ये इसका लीस्ट काउंट होता है, या जिसको आप पिच बोल सकते हो, एक्चुअली दिस विल बी द पिच। अब ये क्या किया चाहता है, फाइंड द लीस्ट काउंट। तो पिच तो देकर है, पिच कितना देकर है 0.01, और आपको निकालना है लीस्ट काउंट। डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द स्फेरोमीटर इज दैट लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, इट्स इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय मेन स्केल डिविजन्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होती है। पिच कितना देकर है सर 0.01, डिवाइड करेंगे मेन स्केल, वो आएगा बेटा 100, तो 10⁻⁴ इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 2 है, 2 ये आगे, 10⁻⁴ करेक्ट आंसर। फॉर्मूला बेस्ड, नथिंग टू वरी। The path followed by a body is given by y is equal to this. If g is equal to this, then the initial velocity of the projectile will be. देखो बेटा, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, और जो देकर है ना, ये है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल असल में बराबर होता है x tan थीटा माइनस 1/2 ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जस्ट रिलेट एंड गेट द आंसर। आपको u चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पहले बात करो, x के साथ है tan थीटा, यहां पे x के साथ है √3, इसका मतलब है tan थीटा है √3, इसका मतलब ही हुआ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। पता चल गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब जरा ये देखो यहां पे ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, तो बाकी जो बचा g डिवाइडेड बाई 2u cos थीटा का होल स्क्वायर, वो तो बराबर हुआ 1/2 के। तो दैट मीन्स g डिवाइडेड बाई 2u cos थीटा का होल स्क्वायर, ये जो सारा आपका है वो बराबर है उसके हिसाब से 1/, आई एम जस्ट रिलेटिंग cos ऑफ 60 sin ऑफ 30 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1/2। ये बनेगा u स्क्वायर बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा, ये बनेगा u स्क्वायर बाई 2, उल्टा करके बनेगा 2/u स्क्वायर, 2/u स्क्वायर इंटू जी इज इक्वल टू 1/2। फिलहाल तो ये मुझे मिला, मुझे u चाहिए, u स्क्वायर इधर गया 2 2 जा 4g, u स्क्वायर इज इक्वल टू 4g। तो इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, और अच्छा जी, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन विल बी, आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो सही तो मिला। u इज इक्वल टू, इसने रूट लिया है तो रूट ले जाओ, u यहां पे रूट चढ़ेगा, रूट ऑफ 4g, तो बेटा 4 जाएगा बाय 2 बन के, और g एज इट इज 10 इसने रखा हुआ है। अब जस्ट लर्निंग के यहां पे g के टर्म्स में आंसर नहीं है, कैसे हम इसको सॉल्व करें, रूट इधर लाओ, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो बेटा बात खत्म। An insect starts climbing a conical birthday hat of radius 5 cm at base.
It starts from the point A and reaches B, taking a spiral path on the hat. Find out its displacement if the height is 12. देखो बेटा, hat आपको पता है, this is the hat. हैट के बिल्कुल आप कह सकते हो जो पेरिफ्री है, पेरिफ्री हैट की जो सरफेस होती है, वहां से इंसेक्ट ने चलना शुरू किया, जो हैट है बेटा. सो लाइक ये हैट तो नहीं है बट मेरे काम की तो है. देखो मान लो ये हैट है, हैट की का जो यहां पे बॉटम है, यहां से इंसेक्ट ने क्रॉल करना शुरू किया. इंसेक्ट सीधे ऊपर नहीं गया बल्कि ऐसे सरफेस पे कर्ल करके गया जब तक ना टॉप पे पहुंचा. हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट. बेटा डिस्प्लेसमेंट तो वही शॉर्टेस्ट लेंथ, तो इनको ज्वाइन कर दो. बट यहां पे क्योंकि हेड जो कोनिकल है वो तो स्लांट हाइट होगी इसकी, मतलब ऐसे, ठीक है. जो देकर है वो वर्टिकल हाइट देकर है, वर्टिकल हाइट इज 12. तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर इसका पहला ऑप्शन होगा 12. बेटा 12 ये वाली चीज है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि यहां से सेंटर से इसने कभी शुरू नहीं किया, इसने बेटा सरफेस से शुरू किया. तो सरफेस को उसके साथ ज्वाइन करेंगे. यू कैन इमेजिन दैट अगर यहां से इसने शुरू किया और इसका सेंटर जो वो ये यहां से यहां तक 12 है, सेंटर टू दिस 12 है, तो बेटा ट्रायंगल बन जाएगी. तो ये हैट है बेटा, मैं इसका यहां से मान लो यहां से ऐसे ही चला स्पाइरल पाथ में यहां तक पहुंचा, तो हमें ये एच तो देकर है लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट ये वाली है, ये स्लांट हाइट इसकी, क्योंकि ये सरफेस पे चला, ये यहां से उड़ के नहीं गया, बीच में से कोन के बीच में से नहीं गया बेटा, तो ये सरफेस से चला गया. सो दैट वुड बी इट्स. तो हमें ये निकालना है, तो इसको एल मान लो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है. एच है बेटा 12 और रेडियस है बेटा 5. एल विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. व्हेन यू सॉल्व यू विल कम इक्वल टू 13 आपका इसका आंसर बन जाएगा. अरे ये डिस्टेंस स्लांट हाइट, ठीक है, सरफेस से चला, सेंटर से नहीं चला, सरफेस, सरफेस को इसके साथ मिलाओगे तो आपको बेटा एक ट्रायंगल दिखेगी. नेक्स्ट, a particle is projected from point O with velocity u in a direction making an angle alpha with the horizontal, ठीक है, at any position its position is p at point P, ठीक है, at right angle to the initial direction of the projection its velocity at P is. देखो क्वेश्चन क्या, पहले मैं समझाऊंगा क्वेश्चन. प्रोजेक्टर को थ्रो किया विद वेलोसिटी u, जब वो चलेगा वो एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा पैराबोलिक. कहता है उस ट्रेजेक्टरी पे एक पॉइंट है P, वहां पे जो उसकी वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होगी इनिशियल वेलोसिटी को. डायग्राम साफ साफ दिख रहा है, यहां पे वेलोसिटी का वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर देखा जाए तो वो 90 डिग्री पे हो गए. आपको बताना है इस जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी, मतलब v का वैल्यू निकालना. बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा. पहले ये मुझे बता दो, ये अगर मैं डायग्राम यहां पे बना दूं थोड़ा साफ, बताओ ये कौन सा वेक्टर है सर, इनिशियल वेलोसिटी. ये मैंने दो लाइन्स डाली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ये है वेलोसिटी v जो मुझे निकालनी है. मुझे बताओ ये खुद कह रहा है ये इसको परपेंडिकुलर हो गया, ये वेलोसिटी इसको परपेंडिकुलर, ठीक है. इस v के कितने कंपोनेंट्स होंगे सर, दो होंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. इस u के कितने कंपोनेंट्स सर, दो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. अब फील करना, हॉरिजॉन्टल के साथ यहां पे एंगल कितना है सर, अल्फा. तो वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल कितना हो गया, वी नो दैट दिस विल बी 90 माइनस अल्फा. लिसन केयरफुली, मैं कहता हूं ये एंगल यहां भी अल्फा होगा. आप बोलेंगे सर कैसे, हम एक मैथमेटिक्स की थ्योरम जानते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. इट मींस, आप ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली लाइन जिसको मैंने हैशिंग किया ये इस लाइन को परपेंडिकुलर है. दूसरी बात, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर जिसमें मैंने 3 लाइंस डाली, इस वाली लाइन इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. तो ये दो लाइन्स इन दो लाइन्स के परपेंडिकुलर है. तो बेटा अगर ये परपेंडिकुलर है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, तो ये एंगल यहां पे फिर उतना ही होगा. कितना होगा ये एंगल, ये होगा 90 माइनस अल्फा. सॉरी, इट विल बी 90 माइनस अल्फा. जितना यहां पे इन दो के बीच में एंगल, उतना यहां पे 90 माइनस अल्फा. अब मुझे एक चीज बताओ, v का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, v it will be cos of 90 minus alpha. Cos of 90 minus alpha is sin alpha. और इस इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है सर, u cos alpha. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. यहां का हॉरिजॉन्टल बराबर है. इट मींस v sin alpha इज इक्वल टू u cos alpha. आपको निकालना क्या है सर, हमें v चाहिए, तो v बराबर हुआ u
कॉस बाई साइन, अगर ये साइन बाई कॉस तो टैन, ये तो कॉट हो जाएगा, कॉट अल्फा। बाय द वे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैक्सिमम बच्चों को ये रिजल्ट हम याद ही करा देते हैं, इवन दे नो कि किस टाइम के बाद ये आपस में वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होते हैं। फिलहाल मैंने ये निकाला, बट फर्दर फॉर योर फ्यूचर मैं आपको बता दूं, रिमेंबर दिस रिजल्ट, वेलोसिटी जो वेलोसिटी वेक्टर है किसी पॉइंट पे अगर वो परपेंडिकुलर हो जाता है इनिशियल के, वो वेलोसिटी असल में बराबर होती है यू कॉट अल्फा के। चलिए बेटा, यू कॉट अल्फा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सेकंड। नाउ the adjoining curve represent the velocity time graph of the particle, its acceleration values ab OA AB BC, एक्सेलरेशन निकालिए इस वाली से में, इस वाली से में, इस वाली। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हम जानते हैं, वो हमें देगा एक्सेलरेशन। इसका स्लोप है पॉजिटिव, यहां पे बेटा स्लोप है जीरो, इसका है बेटा स्लोप नेगेटिव। तो यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहां एक्सेलरेशन जीरो, यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो बेटा जीरो, तो ये वाला ऑप्शन बीच वाला 1 दिखा रहा है, नहीं, एक्सेलरेशन जीरो। अब बचे 3। अब साइन के हिसाब से देखो, लास्ट में नेगेटिव, लास्ट में नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आप देखोगे ये भी आंसर गलत है, क्योंकि बीच में जीरो एक्सेलरेशन 0.5 दिखा है। बचे पहले दो ऑप्शन, तो बेटा लास्ट वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। निकालने का तरीका y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, इसका ये y 10 के बराबर है और x इसका बेटा है 10 के बराबर, 10 अपॉन 10 1। फिर हमें इससे भी पता चल रहा है। चलो, a man can swim in still water at a speed of 3 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन देकर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 किलोमीटर पर आवर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। He wants to cross the river that flows at 2 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर देकर है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर देकर है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, and reaches the point directly opposite to his starting point, in which direction he should, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये बेटा रिवर है, आप अगर इसमें स्टिल वाटर में चलोगे और ऐसे आपकी वेलोसिटी है 3, तो बेटा सीधे उधर पहुंच भी जाओगे। बट यहां पे दिक्कत क्या हो रही है, रिवर चल रहा है, रिवर इधर की तरफ चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से। तो मुझे बता, अगर तुम लोग ने स्ट्रेट जाने की कोशिश की तो तुम लोग अपोजिट पॉइंट पे बिल्कुल नहीं पहुंचोगे, रिवर इधर धक्का देगा। तो तुम लोग पहले एडजस्ट कर लो, एक एंगल थीटा पे स्विम करना शुरू करो विद द वर्टिकल। अगर हम इस तरीके से स्विम करेंगे, रिवर इधर धक्का देगा, हम बेटा इस पॉइंट पे तो आराम सान यथेष्वनो वातो, बिल्कुल वातो आराम सान अपोजिट पॉइंट इस पे। तो बेटा आपको इस एंगल पे जाना पड़ेगा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन? सर वेलोसिटी ऑफ मैन इज 3। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर? सर 2। किस एंगल पे मुझे जाना चाहिए? थीटा। तो थीटा निकालने का तरीका, ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, या ट्रायंगल भी कंप्लीट करते हैं, रेजोल्यूशन भी करते हैं, जो मर्जी करो यार। 3 के 2 कंपोनेंट्स निकलेंगे, यहां से निकलेगा 3 साइन थीटा और यहां से निकलेगा 3 कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, 3 साइन थीटा जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो इधर की तरफ है, और रिवर की वेलोसिटी जो है 2 किलोमीटर वो उधर की तरफ है। मुझे बताओ, अगर तुम लोग सीधे जाना चाहते हो तो दैट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मेरी होगी वो रिवर को कैंसिल करनी चाहिए, ताकि रिवर मुझ पे कोई असर ना डाले। मेरी फिर टोटल बचेगी 3 cos थीटा स्ट्रेट, दाएं बाएं कोई वेलोसिटी बचेगी तो मैं स्ट्रेट पहुंचूंगा। सो द पॉइंट, द क्रक्स इज दैट माय हॉरिजॉन्टल शुड बैलेंस द वेलोसिटी ऑफ रिवर। माय हॉरिजॉन्टल इज 3 sin थीटा, इट मस्ट बैलेंस द रिवर। सो sin थीटा इज इक्वल टू 2/3। सो theta is sin inverse 2/3. Option number 3 is correct. ठीक है। A body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom. देखो बेटा, ये inclined plane है, आपने डिस्टेंस निकाली फॉर एग्जांपल s, और आपको टाइम लगा 4 सेकंड ये डिस्टेंस निकालने में। तो यहां से आपने स्लाइड किया, यहां तक s डिस्टेंस निकाली, 4 सेकंड लग गए। अब ये क्या कहता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस? ये कहता है फिर बताओ 1/4 यानी s/4 निकालने में कितना टाइम लगेगा। आपको आया समझ? s निकालने में 4 सेकंड लगे, s/4 निकालने में कितना लगा? पहले बताओ, जब ये स्लाइड करेगा दोनों बार, जो इसको नीचे एक्सेलरेशन करेगा वो g sin थीटा, यानी ये बन गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन। अगर ये बन गया तो मैं यूज क्यों ना करूं s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT², ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसने स्टार्ट किया, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी मैं ढूंढ रहा था, दैट इज 0। सो इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 AT²। अब मुझे बताओ, एक्सेलरेशन दोनों के टाइम g sin थीटा है, 2 तो कांस्टेंट है, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t², तो क्यों ना मैं करूं s1/s2 इज इक्वल टू रूट ऑफ t1/t2 स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है। आराम से आराम से आराम से
तो यहां पे आ जाएगा T1/T2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देख बेटा, व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस सर, दैट इज s, बाद में s/4, तो बेटा 4 ऊपर जाएगा तो ये 4 बना, यहां पे बना T1, हाँ T1 कितना लगा पहले 4, और बाद में टाइम निकालना है, ऊपर से क्या है बेटा, ऊपर से है बेटा स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर। अब मुझे बता, स्क्वायर इधर जाएगा ये 2 बनेगा, 4/t, t इज इक्वल टू 4/2, 4/2 इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। बहुत आसान है, मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, डिस्प्लेसमेंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, मैंने दो ये कर दी, इक्वेशन डिवाइड कर दिया और वैल्यूज डाली, कुछ खास नहीं, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो होप कि आपके लिए ये जो इंटरेक्शन है ये हेल्पफुल रहे, बेनिफिशियल रहे। तो थैंक्स सो मच। ठीक है, मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में।